चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट जो होगा फिलॉसफी। ठीक है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलो प्लस सोफिया दैट इज फिलॉसफी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे फिलॉसफी। इसके लिए हिंदी वर्ड है दर्शन। तो फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन बोला जाता है। दोनों चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो फिलॉसफी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सभी से। कैसा रहा एग्ज़ाम? तो दिया नहीं था? कोई नहीं दिया है क्या? दिए वाले नहीं आए हैं लग रहा है, वो सब छुट्टी मना रहे हैं। अच्छा, आप तो रहने दो ना। ठीक है, कितने बने? अच्छा, गुड, अच्छे मार्क्स हैं। एग्ज़ाम नहीं गए पर मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट ही दे रहे थे और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी। ठीक है, तो गुड, अच्छा है। तो जो भी एग्ज़ाम था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा भी आपका गया कोई इशू नहीं है। थिंग इज कंटिन्यू रहोगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस अभी भी उस पर थोड़े बहुत रह गए थे, तो उसको भी अभी कवर करोगे। जब उसे भी कवर करोगे तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें सबसे पहली बात, जितना भी दुख है किसका? प्री का। इस सभी दुख को दूर करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिलॉसफी। ये क्या करेगा? आपको सुख का अनुभव दिलाएगा। ठीक है, और फिलॉसफी स्टार्ट करने से पहले चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आत्मा क्या है? और आत्मा जो होता है जिसको बोलते हैं सोल, है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं सिंपल सा, फिर बताता हूँ सिलेबस क्या है कैसा है। तो आत्मा क्या बोलते हैं? सोल। तो अगर आपको अपने सोल को पहचानना है तो वो कहाँ से दिखेगा और कैसे होगा? कैसा है आपका आत्मा? एनीवन? तो एक भगवत गीता में एक बड़ा अच्छा लाइन कहा गया है। भगवत गीता में लाइन कहा गया है कि आत्मा अपना प्रयोजन चेतना के द्वारा करता है। दैट इज, आत्मा पुट इटसेल्फ और गिव इटसेल्फ और प्रोजेक्ट इटसेल्फ थ्रू द कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जो भी हमारे कॉन्शियसनेस है वो क्या है? वही हमारी आत्मा है। और जब हम जितना ज़्यादा कॉन्साइंस होते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने चेतना को पहचानते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम अपने सोल के करीब पहुँचेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो जितना आप अपने कॉन्शियसनेस को पहचानोगे उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को समझ जाओगे। तो आपका मन दुखी है, आत्मा दुखी है, पेपर हुआ नहीं निकला, निकला फलाना ढिमका, जो भी है उसको कॉन्शियसली सोचिए कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब उसको आप एक कॉन्शियस बीइंग की तरह सोचोगे तो दिखेगा कि उसके, जल्दी आओ, वो होने के पीछे का कारण क्या है। तो वो एक एक चीज़ इस फिलॉसफी से मैं आपका दूर कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं फिलॉसफी कैसा है, क्या है और इसका सिलेबस क्या है। CGPSC मेंस फिलॉसफी कहाँ पर आता है? पेपर 6। ठीक है, पेपर 6 पार्ट 1। और फिलॉसफी हमारा टोटल 75 मार्क्स का है। बट फिलॉसफी का जो मैसेज है, जो भी चीज़ यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये 75 मार्क्स से कहीं ज़्यादा है जीवन के लिए। ठीक है ना, बहुत कुछ हम यहाँ देख पाएंगे जो कि शायद वो 75 मार्क्स से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो 75 मार्क्स का हमारा क्या है? फिलॉसफी है। अगर हम लोग फिलॉसफी को एज अ सब्जेक्ट डोमेन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें, CGPSC का जो सिलेबस है, तो इसको हम लोग टोटल 3 to 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो ब्रेक होगा? पहला पोर्शन आएगा इंडियन फिलॉसफी। उससे भी पहले मैं थोड़ा तो उसको और ज़्यादा ब्रेक करता हूँ। फर्स्ट पोर्शन इज बेसिक ऑफ फिलॉसफी फॉर इंग्लिश मीडियम, है ना, बेसिक ऑफ फिलॉसफी। तो फर्स्ट पोर्शन विल बी बेसिक ऑफ फिलॉसफी। अंडर दिस देयर आर सिंपल टॉपिक्स लाइक व्हाट इज फिलॉसफी, होता क्या है, स्कोप क्या है फिलॉसफी का, व्हाट इज द नेचर ऑफ फिलॉसफी, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फिलॉसफी। तो फिलॉसफी से रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बात की जाएगी। ठीक है, उसका बेसिक क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका फीचर्स क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ फिलॉसफी विद द अदर डोमेन ऑफ नॉलेज, कि फिलॉसफी का सोशियोलॉजी से क्या रिलेशन है, फिलॉसफी का साइंस से क्या रिलेशन है, और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी में कई छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सिलेबस तो आप लोग लाए नहीं होंगे,
हमेशा रखने को बोलता हूँ लेकिन कभी रखते नहीं है, कोई बात नहीं, बट रख लिया करो तो पता चलेगा कि होने क्या वाला है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फिलॉसफी का एक डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, फिलॉसफी का नेचर क्या है। फ़ोन क्लास में प्रतिबंधित है तो प्लीज़ अंदर रख लें, ठीक है, जो भी फ़ोन चला रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, नेचर, फिलॉसफी का स्कोप क्या है, ठीक है, तो डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और जितने भी चीज़ें हैं। इसके बाद फिलॉसफी का एक जर्नल हम देखेंगे, रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट, फिलॉसफी रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स या अदर डोमेन ऑफ नॉलेज, ठीक है। एंड देन एक और चीज होगा, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी का कंपैरेटिव स्टडी, क्या बोल सकते हैं, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है और उनका कंपैरिजन करेंगे। तो डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, ये जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस पोर्शन से अराउंड 5 तो वैसे होते नहीं है, तो 4 से लेकर 10 या इस तरीके से लिख लो, अराउंड 10 मार्क्स मान के चलते हैं। लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ फिलोसफी से पूछा जाता है। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एंटोमोलॉजी ऑफ द वर्ड फिलोसफी एंड दर्शन। तो जो वर्ड फिलोसफी और दर्शन है, इसके रूट वर्ड जो है उसका क्या मीनिंग है, इस पर क्वेश्चन था। दिस वॉज द क्वेश्चन लास्ट ईयर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया रखा था, एक आया था इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी में डिफरेंस। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो एक पोर्शन ये बनेगा मेंस के लिए। सेकंड पोर्शन जो फिलोसफी का बनेगा, फिर इसके बाद सेकंड हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आता है इंडियन फिलोसफी, जो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंडियन फिलोसॉफी या फिलोसफी। अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो इंडियन फिलोसफी से अराउंड 30-35 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ 75, ठीक है। तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 30-35 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जब इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो इसको 2 फेसेस में पढ़ा जाता है, एक होता है एंशिएंट इंडियन फिलोसफी और एक होता है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। मेडिवल पीरियड में फिलोसफी नहीं थी, ये माना गया। वाई बिकॉज क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स आए और उन्होंने रूल किया, तो वहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन तो हुआ बट फिलोसफी का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो एंशिएंट इंडिया में फिलोसफी का खूब डेवलपमेंट हुआ, मिडिवल इंडिया में नहीं हुआ और मॉडर्न इंडिया पे हुआ। सी ये वाली जो क्लासेस दे रहा हूँ इसमें मुझे ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मैं समझ रहा हूँ फिलोसफी के लिए आपका पहले हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो वो बच्चे जो आकर सीधा बैठ गए हैं बिना कुछ पढ़े, तो वो मेरे को नहीं बोलेंगे कि सर वो नहीं पढ़ा है हिस्ट्री वगैरह। अगर आप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्री निकाला हुआ है ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और मोस्टली जो क्लास में बैठे हैं वो रेगुलर से ही आ रहे हैं, और मॉड्यूल क्लास में भी जो आ रहे हैं वो प्री निकाल कर मेंस के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें कुछ कुछ पता होनी चाहिए। तो इंडियन फिलोसफी को हम 2 हिस्सों में देखते हैं। एक्चुअल में इंडियन फिलोसफी का जब डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे तो एक एंशिएंट डेवलपमेंट होता है और एक होता है उनका मॉडर्न, ठीक है। मिडिवल पीरियड में इंडियन फिलोसफी मिसिंग है। जो एंशिएंट फिलोसफी है उसको बोलते हैं द एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक्स हैं गीता, उपनिषद, गीता, उपनिषद, चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म। बी ऑन टाइम, 10:30 का टाइम दिया है, प्लीज बी ऑन टाइम। जैनिज्म, ठीक है, गीता, उपनिषद, चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म। इसके बाद 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी जिनको बुलाता है षड दर्शन, षड दर्शन, द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी विच टुगेदर आर कॉल्ड एज षड दर्शन, जिसके अंदर टॉपिक क्या क्या है, योग, ठीक है, मीमांसा, ठीक है, तो इस तरीके से साक्य, वैशिष्ट, तो ये सारे के सारे किस बात है, षड दर्शन पर ही पढ़ाऊंगा उसको एक एक करके। अभी बस एक सिलेबस का जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो एक तरफ क्या होगा हमारा षड दर्शन, षड दर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव फ्यू मोर टॉपिक्स, यहाँ पर कुछ और भी छोटे मोटे हैं, जिसमें से एक है शंकराचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है शंकराचार्य। शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य
मेडिवल में दो इंपॉर्टेंट फिलोसफर दिए हुए हैं ऐसे टॉपिक में, नानक को दिया गया है, गुरु नानक जी को, और वल्लभाचार्य को, बट उसको कंटेम्प्रेरी के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो टॉपिक्स तो हैं हमारे मेडिवल के, बट वो मोर और लेस भक्ति सेंट थे, ना कि वो प्रॉपर एक फिलोसफिकल सेंट्स थे। वो भक्ति सेंट्स थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज दिए जिसको हम फिलोसफी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर भी हम उसको मॉडर्न देखेंगे, या इसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज। तो कंटेम्प्रेरी पे जो टॉपिक्स हैं, दोज टॉपिक्स आर, नंबर 1 यहां देखेंगे पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, ये वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ पुष्टि मार्ग, इन्होंने ही दिया था पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के बाद यहां पर आएंगे गुरु नानक। ठीक है, द सोशल एथिकल फिलोसफी ऑफ गुरु नानक। सो नेक्स्ट वन इज गुरु नानक, सोशल एंड एथिकल फिलोसफी। मेरे को देखने नहीं आया हो क्लास में, लिखो। ठीक है, द सोशल एंड एथिकल फिलोसफी, नोट डाउन द सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुरु नानक विथ हिज सोशल एंड एथिकल फिलोसफी। गुरु नानक के बाद एक टॉपिक है जो है हमारे छत्तीसगढ़ पे संत घासीदास, तो आइए बोलते हैं गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास एंड हिज फिलोसफी, गुरु घासीदास। ठीक है, सो वी हैव पुष्टि मार्ग ऑफ वल्लभाचार्य, गुरु नानक विथ हिज सोशल एंड एथिकल फिलोसफी, गुरु घासीदास। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स यहां पर लिख रखे हैं। इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इनके कुछ फिलोसफीज हैं, स्पेसिफिकली द फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत। ठीक है, तो कौन से हैं, स्वामी विवेकानंद एंड हिज फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस नाम अभी लिखो। इसके बाद क्या है, महात्मा गांधी एंड हिज फिलोसफी ऑफ एकात्म, एकात्म महात्मा गांधी, नहीं सॉरी एकात्म नहीं, एकादश व्रत, एकात्म तो किसी और का है ना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एकादश व्रत, 11 वोज बोलते हैं उसको, एकादश व्रत। ठीक है, दैट इज महात्मा गांधी। अभी उस नाम मेंशन करके वो किसका क्या है, बाकी फिलोसफी अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बाद कौन आएंगे, महात्मा गांधी। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक और है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनका है एकात्म मानव दर्शन। ठीक है, एकात्म मानव दर्शन जो है वो किनका है, दीनदयाल उपाध्याय। तो नेक्स्ट वन इज दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो दिस ऑल टॉपिक्स कम अंडर इंडियन फिलोसफी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 30-35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब एक एक फिलोसफी काफ़ी डीप है, डेप्थ में हमको जाना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिलोसफी का पोर्शन होगा जो कि इंडियन फिलोसफी होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट फिलोसफी जिसको बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वेस्टर्न फिलोसफी। टिपिकल है ये वाला पोर्शन। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी के जो फिलोसोफर्स दिए गए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको अलग तरीके से दूंगा। देयर आर अराउंड 16 फिलोसोफर्स, 16 फिलोसोफर्स हैं जिनकी फिलोसफी के बारे में पढ़ना है, बट दोज फिलोसफर को आर कैटेगराइज्ड इनटू सर्टेन ग्रुप्स। सिलेबस नहीं करता कैटेगराइज, मैं करके दूंगा, उससे होगा। तो जब हम पूरे के पूरे वेस्टर्न फिलोसफर को देखेंगे तो ये कुछ ग्रुप्स में आते हैं। तो इसमें से एक ग्रुप बनेगा रैशनलिस्ट। अब ये रैशनलिस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ जब हम फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सीखोगे। ठीक है, तो कुछ क्या है, रैशनलिस्ट थिंकर है, लाइक देकार्त, स्पिनोजा, है ना, ये कुछ लोग हैं, लेबनिथ, मूरे, ब्रैडली। तो ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं किस पे, दे आर द प्रोपोनेंट ऑफ रैशनलिस्ट, बिकॉज दे गिव एवरीथिंग, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रैशनलिज्म। दे गिव द प्रैक्टिकल अप्रोच, मोर और लेस प्रैक्टिकलिटी के साथ वो बताएंगे। दे विल नॉट जस्ट बिलीव द समथिंग, किसी भी चीज़ को विश्वास नहीं कर लेंगे। दे विल गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ को समझाएंगे। ठीक है,
तो वो होते हैं रैशनलिस्ट, तो वो रैशनलिज्म करते हैं। एक होंगे एम्पेरिसिस्ट, एम्पेरिसिस्ट जो किसी चीज को देखने के बाद ही उसकी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस है, जो प्रैक्टिकल चीजों को लाइवली देखने के बाद ही मानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक होते हैं ऑन्टोलॉजिकल, जो कि गॉड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो रैशनलिस्ट, एम्पेरिसिस्ट, और एक दिखेंगे हमें ग्रुप ऑन्टोलॉजिकल। इमैनुअल कांत बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन उसको ऑन्टोलॉजिकल ग्रुप का ही उसका थॉट्स दे रखा है बस, ठीक है ना। और फिनोमेनोलॉजी ऑफ हेगल, तो हेगल और ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑन्टोलॉजिकल को सपोर्ट करेंगे। पढ़ाऊंगा जब तो धीरे धीरे क्लियर होगा ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, बोलना क्या चाह रहा है। अभी सिर्फ सिलेबस देख रहे हो, अभी आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो भी लिख लो, ठीक है ना, तो भी लिख लो, मतलब अभी आप पहले सिलेबस को लिख रहे हो। जब इसको मैं अंदर पढ़ाऊंगा फिर एक एक चीज़ आपको क्लियर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहली क्लास फिलॉसफी बैठ गए फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि दुर्घटना से देरी भला, सीधा फिलॉसफी बैठ गए, बोले इतनी क्या क्या बात हो रही है। जैसे बोला पहले हिस्ट्री पढ़ लेते, वहाँ पर बेसिक फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, फिर इसके बाद इधर आते, ठीक है। यहाँ पर दिखने तो क्या होगा, तकलीफें हो सकती हैं, जो पढ़ के आया उसको नहीं होगी, बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो आगे नहीं होगा, बस भी सिलेबस बता रहा हूँ तो हो सकता है। और फिर इसके बाद पीएससी ने क्या किया, कुछ मिसलेनियस टॉपिक दे रखे हैं। पहले वेस्टर्न से क्वेश्चन आता था 8 मार्क्स 9 मार्क्स का, लेकिन लास्ट ईयर वेस्टर्न से 20 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आ गया, लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आ गए। तो वेस्टर्न का वैल्यू बढ़ चुका है, अब इनको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। पहले इनका इज्जत नहीं था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं हमें चाहिए पूरा इज्जत। तो 20 नंबर के आसपास वेस्टर्न, ठीक है। तो 30 + 20 + 10 60, तो 60-65 मार्क्स का ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। और जो रिमेनिंग मिसलेनियस है उससे अराउंड 10-15 मार्क्स से क्वेश्चन आने होंगे तो आएंगे, नहीं तो भी नहीं आते। लास्ट ईयर तो बिल्कुल 8 मार्क्स में उसको फिनिश कर दिया था। मिसलेनियस के टॉपिक्स में यहाँ पर एथिक्स के कुछ पोर्शन है, एथिक्स, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक दे दिया है करप्शन, करप्शन एक है टॉपिक आपका एथिक्स। यहां पर एक टॉपिक दे रखा है द प्रॉब्लम ऑफ एविल, अशुभ की समस्या बोलते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ एविल, द प्रॉब्लम ऑफ एविल। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कौन सी समस्या आ गई हमारे जीवन में, ठीक है। सब पढ़ेंगे, सब चीज़ सीखेंगे और मज़ा आएगा। फिलॉसफी पढ़ने के बाद आप एक बेहतर व्यक्ति भी बन सकते हो अगर मन में होगा तो। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमको फिलॉसफी के 4th पोर्शन पे कवर करना है, ठीक है। जो लगभग 10 मार्क्स 15 मार्क्स तक पूछ जाते हैं। अब देखो ये तो ट्रेडिशन रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हो सकता है वो ट्रेडिशन को ब्रेक कर दे, जैसे कि लास्ट ईयर उसने वेस्टर्न को कर दिया। अब हो सकता है कि वेस्टर्न पे क्वेश्चन 1-2 देकर इससे क्वेश्चन उठा ले, पर इससे वो क्वेश्चन कम उठाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये फिलॉसफी नहीं है। और फिलॉसफी के पेपर में ये एक्चुअल में फिलॉसफी जो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे कंप्लीट फिलॉसफी का सिलेबस है, दिस इज अ सिलेबस फॉर फिलॉसफी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों को देखकर फिलॉसफी क्या होता है, कैसा होता है। आज एकदम बेस में रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी नहीं तो एक छोटी सी चीज़ें के बारे में ऐसी बात करेंगे। तो एक जर्नल, आप लोग क्या समझते हो फिलॉसफी के बारे में, पहले वो देखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फिलॉसफी? क्या बोल दिया, 4-5 वर्ड बोल दिए, पीपल पुट एथिक्स क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसाइज करता है वही, बस। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, पानी। पानी गिराऊंगा तो क्या होगा, फिर बॉटल को फिर से क्या करना पड़ेगा। ये सारे क्या थे, क्वेश्चन, और आप जो दे रहे थे वो क्या है, आंसर। यही फिलॉसफी। एवरीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड which ask question on something and which gives answer for something and the answer should be a rational। हर एक वो प्रश्न जिसका एक जवाब दिया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन जो आपके मन में
जग रहा है और जिसका एक आंसर रैशनल है, इररेशनल आंसर नहीं दिया आपने। अगर आप इसका एक इररेशनल आंसर देते तो शायद वो फिलॉसफी नहीं होती। तो फिलॉसफी क्या है? एक रैशनल सब्जेक्ट है। फिलॉसफी मीन्स इंक्वायरी। फिलॉसफी क्या होता है? इंक्वायरी। जितनी भी तरीके की इंक्वायरी होगी, जो भी इंक्वायरी हम करेंगे, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, हर एक इंक्वायरी को हम क्या बोलेंगे? फिलॉसफी। बट अगर हम एज अ सब्जेक्ट डोमेन की बात करें फिलॉसफी पे, तो फिलॉसफी हर जगह है। एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुए जिनको दुनिया का एक सबसे बड़े फिलोसोफर में से नाम दिया गया, उनका नाम है एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। एरिस्टोटल का एक वर्ड है, एवरी वन इज इनेट और इनबॉर्न फिलोसोफर। हर व्यक्ति जन्म से एक दार्शनिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, बिकॉज ही हैज समथिंग, कि उसे क्या करना है, उसके अंदर एक अर्ज है। जिज्ञासा मतलब होती है अर्ज, और अर्ज किस चीज की? टू नो समथिंग। बचपन में छोटे से थे तब घर पे पूछे कि ये क्या है, तो उन्होंने घर वाले बोले कि चॉकलेट है। ठीक है ना? फिर आपने सुखाया, बोले इसका स्वाद कैसा है, ये तो पता नहीं था। पैदा होते पता था क्या स्वाद कैसा है? छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ खिलाना, उसके पूछा स्वाद कैसा है, ठीक है ना, तो सुसु कर देगा वो, ये ले मेरे से मत पूछ, अभी अभी मैं उस उम्र का नहीं हुआ हूं, बड़ा होने दे फिर पूछना मेरे से। सिंपल सी बात है ना, उसको कुछ नहीं पता है। बट विथ टाइम हम वो होंगे जो उसको बताएंगे ये मीठा है, ये खट्टा है। तो उस तक ये क्या हुआ, इसकी क्यूरियोसिटी है कि जो ले रहा है वो टेस्ट है क्या, बट वो टेस्ट को अपने माइंड में रिएक्ट कर पा रहा है। तीखा खिला देना छोटे से बच्चे को, एकदम छोटे को, मजा ही आ जाएगा, पूरे आंसू निकल जाएंगे उसके, ठीक है ना, बजाएगा देखने में। बट वो रिएक्ट कैसे किया? उसके बर्ड्स ने रिएक्ट किए, उसके सेंसेस ने रिएक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता चलता होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारी फिलॉसफी है। तो वो क्या है? फिलॉसफी का एक सिंपल सा अगर बात बोलूँ तो इट इज़ एन इंक्वायरी। किस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे? किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं, बट फिर हम उसको इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी क्यों बोल रहे हैं? फिर मैथ साइंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? सबको फिलॉसफी बोल दो। तो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने फिलॉसफी बनाया, वो बोले कि फिलॉसफी का भी एक सब्जेक्ट डोमेन देते हैं, मतलब हम इसके ऊपर इन्हीं विषयों पे ऊपर बात करेंगे। वी कैन नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द फिलॉसफी, बट वी नीड टू टॉक ऑन सम स्पेसिफिक कंटेंट और टर्मिनोलॉजीज इन द फिलॉसफी। तो उसका एक सब्जेक्टिव डोमेन बनाया गया। लाइकवाइज इन पॉलिटी वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, वी टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग जो अंडर द पॉलिटिकल्स है, पॉलिटी। Once we talk about the history, we talk about the kings and their related development. In geography, we talk about the mountains, plateau, plains and the related geography. So similarly, the subject content is provided to the philosophy. Philosophy को भी उसी तरीके से subject content दिया गया। वो subject content क्या है? जिसके पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कुछ basic terminologies of philosophy. ये लिखा नहीं है टॉपिक, बट आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। क्यों? क्योंकि इसके बिना फिलॉसफी पढ़ना अधूरा है। तो पहले तो उस चीज़ को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके पहले चलते हैं, यहाँ पर हम लोग दो वर्ड हैं। एक वर्ड है फिलॉसफी, फिलोसॉफी या फिलॉसफी। इसको हम एक्चुअली में वेस्टर्न कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड इसके लिए वर्ड यूज़ करती है फिलॉसफी, ठीक है। और जब हम इसको इंडियन एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं दर्शन। दर्शन वर्ड यूज किया जाता है इंडियन एस्पेक्ट। अब ये दोनों जो वर्ड हैं, इस वर्ड का रूट क्या है? रूट वर्ड क्या है? क्या बोल सकते हैं? ये इनका एंटोमोलॉजिकली ये आए कहां से, ये दो वर्ड, और दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दिस वाज द क्वेश्चन लास्ट ईयर, फर्स्ट लाइन ऑफ द सिलेबस, यही क्वेश्चन था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। तो इंडिया कंटेक्स्ट में जो हम फिलॉसफी पढ़ते हैं उसका मीनिंग बहुत अलग है जब हम उसको वेस्टर्न कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ तो दोनों ही इंक्वायरी कर रहे हैं, पर मीनिंग थोड़ा सा उसका अलग होता है। तो ये दोनों वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे फिलॉसफी, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड फिलो प्लस सोफिया, फिलो प्लस
सोफिया, ठीक है। वेयर फिलो स्टैंड फॉर लव एंड सोफिया स्टैंड फॉर नॉलेज। सो द लव फॉर नॉलेज, love for knowledge is known as philosophy। जब हमारा किसी चीज को जानने के लिए लव फॉर नॉलेज, नॉलेज क्या हर जगह है, एंड यू आर ईगर टू नो अबाउट दोज थिंग्स, व्हेन वी हैव द लव फॉर नॉलेज इट इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। तो हमारे को किसी चीज को जानने के लिए जितनी जिज्ञासा, जितना मन में होगा, जो भी हमारे अंदर से अर्ज होगा, हमारी बायोलॉजिकल अर्ज हो चाहे हमारी सेंसुअल अर्ज हो, किसी भी तरीके की अर्ज हो, जब वो अर्ज होगी कि हमें किसी चीज को जानना है, सो एवरीथिंग इज अंडर दैट इज कॉल्ड फिलोसफी, नॉलेज। पर ये जब ये फिलोसोफिया या फिलोसफी वेस्टर्न कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो दे टॉक मोर ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब जो यही दुनिया है, हम जिसमें रहते हैं, इसमें कोई स्पिरिचुअल एसेंस नहीं था। इट इज जस्ट अबाउट द मटेरियल, मतलब जो हम देख सकते हैं। व्हाट इज मटेरियल? विच कैन बी फेल्ट और इंजॉयड थ्रू द सेंसेस। जो हम अपने सेंसेस से, हमारे अंदर इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, किसी का ऐसा तो नहीं सेंसलेस है। एक्सेप्ट कर रहा है कोई सेंसलेस है? नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सभी के अंदर सेंसेस हैं। जो हम अपने सेंसेस से जिस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑल दोज थिंग आर कॉल्ड एज नॉलेज। और कैसा नॉलेज? मटेरियल नॉलेज, जो हमारे सेंसेस के थ्रू हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वैसी सभी चीज़ों को जानने के लिए जब हमारे अंदर अर्ज डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। इट इज अ लव फॉर नॉलेज। आगे के कंटेक्स्ट में जब मैं वेस्टर्न इंडियन पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा ये सब चीज़ें, अभी समझा रहा हूँ। आज की क्लास कंप्लीटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझना है पहले। दैट इज कॉल्ड एज लव फॉर नॉलेज। नाउ द सेकेंड कंटेक्स्ट दैट इज कॉल्ड दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है। दर्शन, दर्शन एक संस्कृत वर्ड दृश्य से आया है। दर्शन जो है वो कहां से आया है? इट कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दृश्य भी लिख सकते हैं या दृश्य। जिसका सिंपल सा एक मीनिंग है देखना। दृश्य या दृश्य दैट इज टू सी, किसी भी चीज को देखना, ठीक है। अब देखना ही है तो हमें सिर्फ देखना ही है, दैट इज टू सी। बट इंडियन कंटेक्स्ट में सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है फिलॉसफी, बहुत कुछ इसके अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दर्शन का मतलब क्या कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज दृश्य या दृश्य, विच मीन्स टू सी, ठीक है। अब जो टू सी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको थोड़ा समझते हैं। मैं बोलूंगा देखो, देखो, एवरीबडी प्लीज सी। क्या देख रहे हो? कुछ तो देख रहे हो। क्या देख रहे हो? बोर्ड देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो? मेरे को देख रहे हो, अच्छा। हाँ, दोनों देख रहे हैं, ये बढ़िया था, मिश्रण बना दिया। मैं यूनिवर्स को देखता हूं, ऐसा कुछ तो नहीं बोलेगा, ठीक है। ओके, तो दृश्य मतलब क्या होता है? टू सी। नाउ जब इस सी के कंटेक्स्ट में, जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं दर्शन, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सी, यहां पर क्या देखना है हमें? सबसे पहले देखने से पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या देखना है, व्हाट टू सी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट, क्या देखना चाहते हो भाई? आप ही बताओगे, है ना। व्हाट टू सी, ऐसे मत लिख देना व्हाट टू सी सी। लड़के लोग ये लिख के जा रहे हैं, ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दर्शन बन ही नहीं पाओगे दार्शनिक। तो व्हाट टू सी सी नहीं करना है, ठीक है। आपको SEE वाला लिखना है। अभी बताऊंगा, ये शी अलग है, वो शी अलग है। तो उसके बाद हाउ टू सी, कैसे देखना है, किसको देखना है, से इंपॉर्टेंट है कैसे देखना है भाई। आंखों से देखना है और कैसे देखना है। देखना क्यों है? व्हाई यू वांट टू सी? टू एंजॉय, टू बी वेरी हैप्पी। दुखी होने के लिए कौन देखना चाहता है? देखना चाहते हो?
नहीं, ठीक है। तो वाई वी वांट टू सी, तो पर्पस क्या हमारा, तो व्हाट टू सी, हाउ टू सी एंड वाई टू सी, क्यों देखना है। देखना तो चाहते हैं पर क्यों देखना है ये बताएंगे। छुप छुप के देखेंगे और उसे हम तब तक देखेंगे जब तक हमें खुशी मिलती है, और जिस वक्त वो हमारा विरोध करे हम किसी और को देखेंगे, क्योंकि देखने से हमें खुशी मिलती है। यही है बस, जिंदगी का सार यही है। एक ही को मत देखते रहो, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं अभी, देखना फिलॉसफी पढ़ाते पढ़ाते आपको पूरा ऊपर निकालूंगा मैं पूरे दुख दर्द से। तो व्हाट टू सी, हाउ टू सी एंड वाई टू सी। ही इज़ नॉट एबल टू सी बिकॉज सी इज़ नॉट देयर, ठीक है। अरे मतलब मैं बातें कर रहा हूँ ना, ऐसी बातें कर रहा हूँ, खैर एनीवे। तो क्या है, व्हाट टू सी, हाउ टू सी एंड वाई टू सी। क्या देखना चाहते हैं, तो इसको देखने का दो पर्सपेक्टिव हो सकता है। यू कैन सी टू पर्सपेक्टिव। इंडियन फिलॉसफी के अंदर दो पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट इज मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी चीजें उसको आप देखना चाहते हो, चेयर, टेबल, पीपल, ट्रेन, बगल में देखो स्ट्रक्चर, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख के हमें अच्छा लग सकता है। तो एक मटेरियल पार्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं। अब जो भी मटेरियल पार्ट है उसको देखने या उसको अपने तक पहुंचाने के लिए क्या है हमारे पास, सेंसरी ऑर्गन है। तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सेंसेस। तो वी वांट टू सी द एंटायर वर्ल्ड थ्रू अवर सेंसेस। हम देखते हैं। वाई यू आर नॉट हियर, जल्दी बैठो, यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सीइंग। डू वन थिंग, सिट देयर, जल्दी बैठो। वाई आर देयर, ना ना ना, ये यहाँ पे होगी, ये सेपरेट है। वो तो छोटे बच्चों को हम एक साथ बैठा रखे हैं ना, ये सेपरेट है अब, और यही चलेगा बाद में। यहाँ इंग्लिश उधर हिंदी, वो तो आपका खाली 14 डेज का वहाँ पर एक वर्कशॉप हो रहा है। दिस इज द कोर इंग्लिश मीडियम क्लास, ठीक है। चलो कोई नहीं, वी आर स्टडिंग फिलोसफी, ठीक है। ओपन करो कॉपी, आपके लिए फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैं फटाक से, यहीं से करूँगा, ठीक है। इसके पहले का पोर्शन आप देख लेना, वीडियोज़ आई विल गिव यू। तो दो कंटेक्स्ट है फिलॉसफी को, वेस्टर्न के कंटेक्स्ट में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी, और इंडियन कंटेक्स्ट में दर्शन। फिलॉसफी जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया है, फिलोसोफिया, वेयर फिलो स्टैंड फॉर लव एंड सोफिया स्टैंड फॉर नॉलेज। सो द लव फॉर नॉलेज इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। और ये लव क्या है कि हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, उस नॉलेज को हम जानना चाहते हैं। वी हैव द अर्ज टू नो समथिंग राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। किसने बताया था ये, एरिस्टोटल ने बोला था। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत की बात करें तो उस वो किस वर्ड से आया, दृश्य। दृश्य का मतलब क्या होता है, टू सी, एंड अंडर टू सी वी नीड थ्री थिंग्स। पहली बात तो हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए, हम देखना क्या चाहते हैं, तो व्हाट टू सी। ऑब्जेक्ट डिफाइन होने के बाद हम उसको कैसे देखना चाहते हैं, दैट इज हाउ टू सी। और थर्ड क्या है, वाई टू सी, कि एक्चुअल में हम उसे क्यों देखना चाहते हैं। सो देयर आर द थ्री थिंग्स दैट कम्स इनटू द माइंड। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ थिंग। पहला तो क्या है, हमारा मटेरियल है जो हम अपने सेंसेस ऑर्गन से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल वर्ल्ड। चेयर, टेबल, कार, जो भी चीज़ें सामने है, हर चीज़ क्या है, मटेरियल वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग मी। पर एक दिन दिखेगा आत्मा की तरह मेरा शरीर, जब हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। एक आध महीने बाद दिखाऊंगा आत्मा, ठीक है, और भगवान भी, दोनों इसी चेयर के ऊपर। अभी हम बहुत डीप जाएंगे फिलॉसफी में। वो जो पढ़े थे फिलॉसफी उस समय ऐसे ही पढ़े थे ना, अब पढ़ेंगे डीप। तो ये क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। हाउ टू सी, कैसे देख पाएंगे हम मटेरियल वर्ल्ड को, अपने सेंसरी ऑर्गन से। अब देखना सिर्फ ये नहीं कि आंखों से देखना है, आप किसी को ईट खा भी रहे हो वो भी देखने का ही पार्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली आप उस चीज़ों को अपने सेंसेस के थ्रू इंजॉय कर रहे हो। और क्यों देखते हैं, टू अटेन हैप्पीनेस। देखने का पर्पज है ये हैप्पीनेस। कोई ऐसा है कि दुखी होने के लिए देखना चाहता है, हाँ, ये देख ही रहा है भाई। किसी, अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी, सपोज कर लेते हैं आपकी कोई थी, उसकी किसी शादी होगी, तुम देखोगे उसको, नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि दुखी होने के लिए नहीं देखना चाहते। पर किसी और की, किसी और से शादी जिसको अब तुम नहीं जानते, वो बगल से गुजरी, अच्छी दिख रही, तुम देखना चाहोगे, क्यों, क्योंकि वो किसी और की, तुमको पता ही नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली आपका कोर पर्पज क्या है, हैप्पीनेस। अपने वाले को नहीं देख पा रहे किसी और के साथ, पर दूसरे वाले को अपने सामने देख ले रहे हैं। यही जिंदगी का सार है, बाकी सब बेकार है।
ठीक है, तो वो क्या है Y2C, एक्चुअल में Y2C का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज हैप्पीनेस। दिस इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, हैप्पीनेस। ठीक है, पर इंडियन फिलॉसफी की जब हम अंदर बात करते हैं तो वो बोलता है कि हम जो भी चीज़ों को अपने सेंसरी ऑर्गन से मटेरियल वर्ल्ड पे देखते हैं और उससे जो हम हैप्पीनेस को देखते हैं, दैट हैप्पीनेस इज मोमेंट्री हैप्पीनेस, दैट इज नॉट अ ट्रू हैप्पीनेस। वो मोमेंट्री है, वो कुछ समय के लिए क्षणिक है और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, दैट इज जस्ट अ मोमेंट्री। समझ आ रहा है? लंबे और जाना है, तुम छड़िक छड़िक के पीछे लगे हुए हो, क्लास खत्म होगा चले जाएगी, पर एग्जाम निकालोगे जिंदगी भर तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट्री नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, उस पर जाना है। और फिलॉसफी जो इंडियन है वो थोड़ी सी उसका एसेंस क्या है, स्पिरिचुअल है। वो बोलता है कि कुछ ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो इस वर्ल्ड के बियॉन्ड है, जो इस वर्ल्ड के भी बियॉन्ड है और वो एग्जिस्ट करती है, बोलता है फिलॉसफी। बोलता है वो क्या है, तो वही जो चीजें जो इस वर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, जिससे हमारा ओरिजिन उन्होंने बताया है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल, दैट इज देयर इज सर्टेन समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल एंटिटी। मैं बताऊंगा आगे, जिसको अध्यात्म बोलते हैं। तो वन थिंग, देयर इज अदर थिंग कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, जो एक दूसरी दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड। और मटेरियल वर्ल्ड को एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड बोलते हैं इसको, कॉस्मिक, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मिक वर्ल्ड। द स्पिरिचुअल इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ठीक है, जो स्पिरिचुअल नहीं है एसेंस पे, ये स्पिरिचुअल है। अब इसे देखने हैं तो हम कैसे देखेंगे, हाउ यू सी दिस थिंग, द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट कुड बी सीन थ्रू द डिवाइन आई, जिसको बोलते हैं चक्षु। एक आईज होते हैं और एक होता है चक्षु, जिसको बोलते हैं डिवाइन आई। ठीक है ना, या इसी को बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। तो मैंने इसलिए कहा कि जो कॉन्शियसनेस है वो इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एंटिटीज को अगर आपको देखना तो आपकी रिक्वायर्ड क्या है, डिवाइन, डिविनिटी, डिवाइन आई, ऐसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस भी। ठीक है, और इससे जब हम किसी चीज को अटेन करते हैं तो वो क्या होता है, वो भी हैप्पीनेस के लिए हम करते हैं, बट इट विल बी अ मोमेंट्री एंड इट विल बी अ रियल हैप्पीनेस, जो हमेशा आपके साथ होगा, दैट विल स्टे विथ यू फॉर एवर, दैट विल स्टे विथ यू फॉर एवर। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज दोनों तरीके से, क्या देखना चाहोगे, क्या दिखाऊं बताओ, स्पिरिचुअल दिखाऊं, वो तो मैं पूरी फिलॉसफी में दिखाऊंगा, वही तो खोजेंगे हम। मजा तो उसी का है। अभी तो ये ऊपर वाला देखो, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, दिस वुड बी सीन बाय दिस वन, दिस पर्सन। वेस्टर्न एसेंस, वेस्टर्न फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो वो उनका एसेंस नॉलेज इस चीज के ऊपर होगा, हम इधर है। तो इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड बोलती है कि चांद के आगे भी एक और चांद है और वहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है, हमारा स्पिरिचुअलिटी बोलता है कि भगवान के सर में चांद है, हमें वहां तक पहुंचना है। तो नासा रॉकेट भेजता है, हम आंख बंद कर लेते हैं, बहुत यूनिक है। नासा वाले चांद पे जाने के लिए रॉकेट भेजे हैं, हम आंख बंद करके महाकुंभ में बैठ गए हैं। वो लोग देखने आए हैं कि आंख क्यों बंद की है, दिखा क्या इनको, हमारा रॉकेट नहीं पहुंच पा रहा है। तो लोग बोले कि दुनिया जितनी बड़ी हमने ट्रेस कर ली, लोग बोले कि नहीं ब्रह्म है। क्वेश्चन पूछा गया, एक बहुत अच्छा उसका वो है, फिलॉसफी का क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। तो लोग आकर डिफाइन करने लगे कि ब्रह्म इज समथिंग लाइक दिस दिस दिस। तो एक फिलोसफर आकर खड़े होकर बोला, ब्रह्म इज नॉट डिफाइनेबल। बोले मतलब, बोले कि अगर मतलब यही है कि इफ यू आर एबल टू डिफाइन ब्रह्म, यू कैन ओनली डिफाइन वन प्रोपोनेंट ऑफ द ब्रह्म। आप उतना ही बता पाओगे उसके बारे में जितना आपने देखा है। तो आपकी दुनिया उतनी ही है, योर वर्ल्ड इज ओनली टिल देयर जहां तक आप देख पाते हो, उसके आगे आपके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। अरे बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है, योर वर्ल्ड लाइज और एग्जिस्ट ओनली टिल द पॉइंट यू आर एबल टू सी, बोथ थ्रू योर नॉलेज, योर एसेंस, योर डायरेक्ट आइज। आपकी दुनिया कहां तक है, चलो बताओ, आपकी दुनिया कहां तक है। हमने तो दुनिया बोल दिया ग्लोब है, लेकिन आप बताओ आपकी दुनिया कहां तक है, कहां कहां तक आप जानते हो।
इसलिए बोला जाता है कि पूछा जाता है जापान देखा है कभी? नहीं, तो बोला जापान नहीं देखा है, पर वो एग्जिस्ट करता है। तो तुमने जापान नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि जापान नहीं है, वो है, पर तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुमने नहीं देखा है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, वर्ल्ड के एस्पेक्ट में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि हम अपनी दुनिया में भी खुश रह सकते हैं, हमें दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, पर हम जैसे जैसे दुनिया बढ़ाते जाएंगे तो बहुत कुछ पता चलता जाएगा। इसलिए, और वो सब कुछ कौन किसने क्रिएट किया? ब्रह्म ने। इसलिए ब्रह्म को अगर डिफाइन कर रहे हो तो आप सिर्फ उसके एक प्रोपोनेंट को डिफाइन कर सकते हो, कंप्लीट नहीं, क्योंकि उसका कंप्लीट नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उन्होंने बोला हम तो खोज रहे हैं, नासा से बोले कि खोज लो, जिस दिन पूरी खोज हो जाएगी उस दिन बोलना कि हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है, ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग सब आ रहे हैं अभी महाकुंभ में स्नान करने, ठीक है ना, हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वो कितना भी खोज रहे हैं उनके अर्ज को सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। हमारा साधु बैठ के सेटिस्फाइड है, बिना कपड़ों के सेटिस्फाइड हो रहा है, वो मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, सब छोड़ दिया मैंने जीवन में, मज़ा आ रहा है, एक दिन मर जाएंगे। और वो तो ये जो दो एस्पेक्ट है जीने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैं कुछ टूर पे था तो वहाँ से कुछ मैसेज भी कैरी करके आप लोग को बताऊंगा इसी के थ्रू। तो चलो एक चीज़ देखते हैं, दो तरीके से देखना है, ठीक है ना। दिस इज अ बॉय, एक लड़का है, एंड ये एक गर्ल है, ठीक है। एक दिन भरे सुबह ये आदमी एक जगह पे बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, ये बगल से गुजरी, मटेरियल वर्ल्ड गुजरी, उसने देखा, उसको पसंद आई, बोले बहुत प्यारी लग रही है यार, ठीक है। उस अगले उसका दोस्त भी बोला हाँ अच्छी तो है, बात कर सकते हैं, बोले बात नहीं, देखने में बढ़िया लग अच्छी है, ठीक है। तो उसके सेंसेस, नयन सुख बोलते हो, वो नयन सुख है उसका, तो उसको हैप्पीनेस मिल रही है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसका पीछा किया, एक दिन जाकर उसके सामने उसने बोला तो उसने उसको मार दिया, ये फालतू बातें मेरे से मत करना, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। अगले दिन से वो फिर गुजरी, अब ये उसको दुख से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है, क्योंकि उसने उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा। एक और लड़का था, तीसरा, ये दोनों को नहीं बताया, ये अपने एक दोस्त को बोला था तेरी भाभी है, लेकिन ये बोला था कि नहीं मेरी कुछ नहीं है। इसने भी इसे देखा था और इसको रोज देखता था, रोज वो जहाँ से जाती थी बोलता था ये बहुत अच्छी कन्या है जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। इसने उसको कुछ नहीं बोला और वो रोज जाती थी और वो रोज देखता था, सिर्फ उसने उसके एसेंस को देखा, उसके ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं किया, इसलिए वो उसको रोज देख सकता है अंत तक, हमेशा, फॉर एवर द लाइफ। बोलते ना लव एग्जिस्ट टू द पॉइंट व्हेन यू विल नॉट मीट, व्हेन यू मीट इट फाइनली कम्स टू एन एंड, बट लव विल प्रिवेल वंस यू विल नॉट मीट टुगेदर। कभी मिलोगे ही नहीं तो हमेशा प्यार रहेगा, मिल जाओगे तो प्यार खत्म हो जाएगा। और मिलने के बाद भी अगर प्यार को कंप्लीट रखना है तो क्या करना होगा, एक दूसरे की तलाश करनी होगी, यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो वही है, और वो जो एक्सप्लोरेशन है लाइफ का, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी, वो वहीं से आएगा। तो अगर हम इसको डिविनिटी से देखते कि वो एक पर्टिकुलर बीइंग है और उस बीइंग का भी एग्जिस्टेंस वैसा ही है जैसा हमारा एग्जिस्टेंस है, तो उस बीइंग को आप हमेशा एक्सेप्ट करते हो उसी तरीके से, और वो हमेशा आपकी नज़रों पे ब्यूटीफुल होते, हमेशा होते। पर उसको उन्होंने क्या किया, जब मटेरियल सेंसेस से देखने की कोशिश की तो नहीं, पर जब उसको डिवाइन आई से देखा कि दिस इज अ सुप्रीम क्रिएचर एंड इट शुड रिमेन लाइक दिस, आई शुड नॉट डिस्टर्ब दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो क्या होगा, डिवाइन होगा। तो वैसे ही है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब स्पिरिचुअलिटी तभी समझ आएगी जब आप स्पिरिचुअल के अंदर आना चाहोगे, जब तक आप इसके अंदर आना नहीं चाहोगे स्पिरिचुअलिटी कभी समझ नहीं आएगी, आप कितना भी मेहनत कर लो नहीं आएगी, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को वापस एक तरीके से जोड़ते हैं। तो इंडियन एसेंस में व्हाट इज दर्शन, तो दर्शन सिंपली मीन्स टू अटेन द हैप्पीनेस थ्रू आवर डिवाइन आई वी सी समथिंग इन द स्पिरिचुअल एसेंस, वो क्या होता है, दर्शन होता है। अभी पूरा लिखवाऊंगा बाद में, बट अभी समझो। तो इसको पहले समझने के लिए जो इंडियन दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी की बात की, सब कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं,
वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम फिलॉसफी पढ़ना। तो राइट डाउन सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ फिलॉसफी। तो कुछ बेसिक टर्म्स को पहले समझो, फिर तो आपको फिलॉसफी की एक एक कहानी समझ आएगी। तो चलो टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला टर्म फॉर फिलॉसफी जो मेरे दिमाग में आता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, उसका नाम है कॉस्मिक। व्हाट इज कॉस्मिक? हाँ, दिस वर्ल्ड, everything which can be seen through senses, which can be felt through the senses, which are tangible component of this world। जो इस वर्ल्ड का टेंजिबल कंपोनेंट, उसको क्या बोलेंगे? कॉस्मिक। यही लोग, ये दुनिया, जिस दुनिया में आप रहते हो, ये, ठीक है। तो लिखोगे द कॉस्मिक इज द टेंजिबल कंपोनेंट, द टेंजिबल और द इंटेंजिबल, दोनों ही होगा, द टेंजिबल और द इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ दिस वर्ल्ड which can be attained through our senses, which can be attained through our senses। कुछ intangible component भी जो हम अपने senses से attain कर सकते हैं, which can be attained through our senses। Any intangible things that you can attain through your senses? बहुत सारे। डांस खाओगे तो वो कैसे इंटेंजिबल है? टच नहीं हुआ, टेंजिबल इंटेंजिबल ही नहीं पता है। मैं बोला ना, जंप करोगे तो गिरोगे। हाँ, म्यूजिक यू कैन नॉट सी इट बट यू कैन एंजॉय इट। डांस, परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्लास को टच कर पा रहे हो क्या? पर एंजॉय कर रहे हो ना। आप चेयर को टच कर रहे हो, क्लास को तो टच नहीं कर पा रहे हो। एंजॉय हो रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, अभी आएगी, ठीक है। तो क्या है, वो होते हैं कॉस्मिक। कॉस्मिक के बाद सेकेंड वर्ड ट्रांसेंडेंट, DENTAL। देखोगे क्या होता है ट्रांसेंडेंटल? विच इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। देखोगे इट इज समथिंग which exist beyond this world, and it can be attained only through spirituality, इसको सिर्फ हम किससे जान सकते हैं? अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। थर्ड कंपोनेंट स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? क्या होता है अध्यात्म? क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में, तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्या लिख के आओगे? क्या है वो? इज स्पिरिचुअलिटी अ प्रोसेस, इज अ थ्योरी, इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ समथिंग विच एग्जिस्ट? क्या है स्पिरिचुअलिटी? कोई नहीं बता पा रहा है। बिल्कुल ही अध्यात्म आदि नहीं हो क्या? पूजा वूजा करते हो? हाँ जी, बिलीव। चलो मेरे को बताओ, बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है? व्हाट डिफरेंस यू फाइंड इन द बिलीफ एंड फेथ? लेट अस पे बात करते हैं। बताओ, अच्छा बोला आपने। करते हैं बस, ठीक है। बताओ। Faith is a bigger domain and belief is a path of it. See, what you bring with someone is believe only. इस दुनिया में हम सिर्फ बिलीव कर सकते हैं किसी के ऊपर। फेथ हम इस दुनिया के साथ उस दुनिया के लिए कर सकते हैं। यू हैव फेथ इन गॉड, द फेथ कैन नेवर बी ब्रोकन। फेथ कभी टूट नहीं सकता। बिलीफ कैन बी ब्रोकन। बिलीफ हम हमेशा कॉस्मिक कंपोनेंट के साथ कर सकते हैं, बट फेथ हम कॉस्मिक के साथ भी रख सकते हैं, बट वो और किसके साथ रख सकते हैं?
जो इस दुनिया के बाहर है। अब कॉस्मिक में उसके साथ रखेंगे जो सेंसलेस से ज़्यादा करके, स्टोन के ऊपर आप बिलीफ रख रहे हो, फेथ रखते हो, एक मूर्ति की पूजा करते हो, बिलीफ ये फेथ रखते हो कि ये हमारी लाइफ को अच्छा करेगा। अब वो करेगा कि नहीं करेगा वो आगे समझ जाएगा कि इफ़ यू आर वर्शिपिंग अ स्टोन, दैट स्टोन विल गिव यू द हैप्पीनेस और नॉट, ये आगे पता चल जाएगा आपको। आपको समझ आएगा पूजा करना है कि मैं करवा के दिखाऊंगा आपको। बट अगेन वही होता है कि फेथ वो चीज़ें जो हमारा कभी टूट नहीं सकता, वो होगा तो हमेशा के लिए होगा, या तो वो नहीं होगा। पर बिलीफ वो होता है जो टूट सकता है। आप किसी के साथ हो, किसी व्यक्ति के साथ जब खासकर, तो आप क्या बोलते हैं, मेरे को तुम पे भरोसा था, बिलीफ था, तुमने मेरा बिलीफ तोड़ दिया, यू हर्ट मी, नंदे लड़के कट्टी, ये करते हो, ठीक है, दैट इज अदर पार्ट। बट फेथ आप नहीं बोल सकते। भगवान को बोल सकते हो कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, भगवान नहीं बोल सकते, बिकॉज आप यही मानोगे कि दैट गॉड हैज़ अ बिगर प्लान फॉर यू, जो आपको बाद में समझ आएगा। तो एक बिलीफ और फेथ तो दोनों अलग चीज़ है, वो स्पिरिचुअलिटी से उसका कनेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। क्या है वो, देखोगे, स्पिरिचुअलिटी इज एन एसेंस और अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, अध्यात्म एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, पीएससी की तरह, जो करते करते समझ आती है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो प्रोसेस है। इट इज एन एसेंस और अ प्रोसेस विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल to derive a relationship or make a relationship by being in a cosmic world, by being in a cosmic world with the transcendental entity, by being in the cosmic world with the transcendental entity। समझ आ रहा है? तो ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसा जो कि हम इसी दुनिया में रहकर हमको जो ट्रांसीडेंटल से कनेक्ट होने के लिए, एक रिलेशन डिराइव करने के लिए हेल्प करता है। वो एक प्रोसेस है, वो एक एंटिटी है, वो एक मटेरियल है, वो हर चीज है। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सोचना चाह रहे हो, ठीक है ना, हाउ यू लुक अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसी को अगर ये तीन वर्ड को मैं जोड़ूं तो यहां से आपको फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा एसेंस समझ आएगा, जो खासकर इंडियन फिलॉसफी में होता है। इंडियन फिलॉसफी बोलता है कि एक हमारा कॉस्मिक वर्ल्ड है, ठीक है, एक हमारा कॉस्मिक वर्ल्ड है, इस कॉस्मिक वर्ल्ड में रहते हैं हम, वी एज अ इंडिविजुअल, इस कॉस्मिक वर्ल्ड में हम रहते हैं। फिर वो बोल रहा है कि एक ट्रांसेंडेंटल है जो बहुत पावरफुल है, विच इज एवरीथिंग, जो ब्लिसफुल स्टेट पे है, जिसको देखने के बाद आपको शायद तक और कुछ देखने का मन नहीं करे, वो इतना कुछ है, दैट इज सुपर नेचुरल, दैट इज सुप्रीम, दैट इज अथॉरिटी, विच इज कॉल्ड एज ब्रह्म। जो क्या है, ब्रह्म है। आपने ब्रह्म देखा नहीं, ब्रह्म को देखोगे तो फिर कुछ और नहीं देख पाओगे और देखने का मन भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो वो क्या है, यहां पे एग्जिस्ट करता है ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप भी बोला जाता है, उसे पढ़ाऊंगा बाद में। लेकिन ब्रह्म एक गॉड है जो सुपर नेचुरल है, जो ट्रांसीडेंटल एंटिटी है, इसी से हर एक चीज क्रिएट हुआ है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम द ब्रह्म। इवन ये दुनिया को भी उसी ने बनाया है। एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हाउ, इस दुनिया में हर चीज एकदम परफेक्ट कैसा है, उसी ने उसको मैनेज कर रखा है, हर चीज को उसी ने मैनेज कर रखा है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होता है तो बोल रहा है कि जो बना है उसका कारण भी मैं हूं, जो चेंज होगा उसका भी कारण मैं हूं, जो डिके होगा उसका भी कारण मैं ही हूं। सो ब्रह्म इज फॉर एवरीथिंग, चेंजर, डिस्ट्रॉयर, और उसमें जो भी न्यू चीजें को इंट्रोड्यूस करता है। अब नाउ दिस ब्रह्म एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दिस कॉस्मिक वर्ल्ड। वो अपने इस कॉस्मिक वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करता है बीइंग के अंदर, थ्रू इट्स माइन्यूट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज आत्मन, और आत्मा। तो जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्से से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हर एक बीइंग पे। ब्रह्म हर जगह मौजूद है, पर हमारे अंदर भी वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म का जो एसेंस हमारे अंदर है वो क्या है, आत्मा, दैट इज आत्मा। वो उससे हमारे यहां पर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और हम यहां आने के बाद इस कॉस्मिक वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं।
पहुंचने के बाद जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारा आत्मा पता होता है, अब वो आपको लेकिन उस समय का सेंस ही नहीं है, सेंस नहीं है इसलिए आप उस स्टेट पे हो। फिर धीरे धीरे लोग आपके सेंसेस को जागृत करते हैं झुनझुना दे के, है ना, फिर सोचते हैं इसके कारण वो हंस रहा है, और धीरे 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 हम अपने मटेरियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने लगते हैं, और हम इन प्रोसेस में आत्मा को फॉरगेटन कर देते हैं, भूल जाते हैं। फिर जब इस दुनिया में हम जीने लगते हैं तो हम लोग फिर खोजते हैं कि हम खुश कैसे होंगे। वी ऑल आर अनहैप्पी, और हैप्पी हो तो डिपेंड करता है कि हम अपने आप लाइफ को कैसे देख रहे हैं, बट मोर और लेस वी ऑल आर अनहैप्पी। कितने लोग हैं जो हैप्पी नहीं है, खुश है? तो कोई हाथ नहीं उठा रहे। कितने लोग लगता है कि वो दुखी हैं आज से पहले तक? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, देयर आर समथिंग, भले कि आप उसके पीछे स्ट्राइव कर रहे हो, जा रहे हो, बट आप ब्लिसफुल स्टेट पे नहीं हो। यू आर कंटिन्यूसली क्राइंग ओवर द थिंग्स एंड नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट इज देयर एंड इट हैज़ टू बी लाइक दिस। आप ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सिर्फ क्राई कर रहे हो, ठीक है? तो आपने अपने आत्मा को ही नहीं पहचान रहे कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है। तो उस एग्जिस्टेंस के लिए वो लोग बोलते हैं कि पर्पस क्या है कि इस आत्मा को वापस इसी ब्रह्म पे अटेन करना है। वी हैव टू कंजॉइन अवर आत्मा अगेन विद द ब्रह्म, जिसका वो पार्ट है, उस पर हमको ज्वाइन करना है। और वो कैसे उस पर ज्वाइन करेगा, इसके लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। यही अध्यात्म है। हमें हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाना। वी हैव टू ज्वाइन अवर आत्मा विद द सुपर नेचुरल कॉल्ड एज ब्रह्म। अब इसके लिए अलग अलग लोग आएंगे और अपनी अपनी फिलॉसफी देंगे। यही है पूरा, शंकराचार्य के भी यही बोलेंगे, सब कोई आकर यही बोल रहे होंगे। ये कैसे होगा? बस उनके स्पिरिचुअल का एसेंस अलग होगा। कोई बोलेगा कि दुनिया छोड़ दो, मिल जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, दुनिया में रह के काम करो तो मिल जाएगा। सब अलग अलग तरीके से बताएंगे। पूरा एसेंस यहीं पर होगा। इंडियन फिलॉसफी पूरा यहीं पर खत्म हो जाता है एक्चुअल में। अगर इतना समझ गए तो अपनी फिलॉसफी समझ लिया बेसिक, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, अब वो आपके ऊपर है। जानना चाहते हो कि नहीं? जानना है क्या कि छोड़ दें? कॉस्मिक तक ही खुश रहें, ठीक है ना? अगर आ रहा है मन से कि नहीं ये तो जानना चाहिए, तब तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो सिलेबस खत्म। जानना है? हाँ, दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर, तभी तो फिलॉसफी का मजा है। और बहुत सारे लोग आके बताएंगे, ठीक है? चारवाक भी बताएगा, उसका भी एक बड़े बहुत प्यारा सा रीज़न होगा। तो दैट स्पिरिचुअलिटी शुड बी देयर इफ यू वांट टू अटेन द ब्रह्म, ठीक है? तो कॉस्मिक को हमें क्या करना है, कहाँ पर पहुँचाना है? ट्रांसीडेंटल पहुँचाना है, और उसका माध्यम क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी। ऑल थ्री थिंग्स आर क्लियर। नाउ फोर्थ वन, छोटे छोटे वर्ड्स से इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कॉस्मिक है, ये चीज़ें हैं, जैसा भी है, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए। एक वर्ड होता है एपिस्टेमोलॉजी और एक होता है मेटाफिजिक्स। दो और वर्ड समझाता हूँ आपको। तो पहला वर्ड लिखेंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जिसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। आज मॉर्निंग इस वर्ड को मैंने मेंशन किया था जब अपने पहला क्लास देता है, ठीक है? तो एक होता है एपिस्टेमोलॉजी और एक वर्ड होता है मेटाफिजिक्स, ठीक है? तो हमें एक्चुअल में जो इंक्वायरी करनी है इस दुनिया में, इंक्वायरी करनी है अपने आप की। अब हमें तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि आत्मा है, तो हमें पहले आत्मा को जानना होगा। अब आत्मा को जानने के लिए तरीके होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा फिलॉसफी को, उसको समझने को, उसको जानने के कई सारे छोटे छोटे क्या होंगे? तरीके होंगे, ठीक है? उसमें से एक तरीका क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब एक प्रकार से नॉलेज को जानना। तो एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज, और ये बोल सकते हैं कि वैलिडिफिकेशन ऑफ नॉलेज, कि कोई नॉलेज सही है या गलत है उसको प्रूफ करते हैं एपिस्टेमोलॉजी से, ठीक है? तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इट इज थियरी ऑफ नॉलेज। इट इज अ थियरी ऑफ नॉलेज। कैसी थ्योरी है? कि कोई भी चीज है उसे सीधा मान नहीं लेना है। कोई ज्ञान एग्जिस्ट करता है, फिलॉसफी बोलता है कि अगर इफ एनी ऑफ द नॉलेज एग्जिस्ट
कोई भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है तो सीधा मत मान लो, पहले उस नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको वैलिडिफाई करिए, उसका टेस्टिफिकेशन करिए, और अगर वो सब चीज़ों में खरा उतरे तो बोलो कि ये नॉलेज एग्जिस्ट करता है, सही है। ठीक है, जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने मान लिया, तो ऐसे नहीं करना है। पहले क्या करना है, उसको नॉलेज को टेस्टिफाई करना, किसी भी तरीके का नॉलेज हो, चाहे वो इस दुनिया का हो, भगवान का हो, ब्रह्म का हो, किसी का भी हो। तो उसको कैसे टेस्ट करना होता है किसी भी नॉलेज को, हाउ यू हैव टू टेस्टिफाई एनी टाइप ऑफ नॉलेज, उसकी कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला उस प्रोसेस में चीज आता है सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज को जानने के लिए 4 चीजों को आपको जानना पड़ेगा। पहला क्या होगा, सोर्स ऑफ नॉलेज, कि वो जो नॉलेज है पर्टिकुलर वो आया कहां से। अभी आपको फिलॉसफी पढ़ रहे हो, ये फिलॉसफी सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, तो आपको पहले वो सोर्स ऑफ नॉलेज, ये कहाँ सीख के आ गए, ये कहाँ से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बताऊंगा, शब्द भी एक प्रमाण है, ठीक है। जो इसको समझ पाया उसने फिलॉसफी पढ़ा है, और वो है कुलदीप, ठीक है। बाकी तो मेरे को लग रहा है किसी और कोई शब्द वाली जो मैंने जोक मारे वो किसी को समझ आया होगा। इसे बोलते हैं आपकी दुनिया जहाँ तक आप देख पाते हो वहीं तक है, उसके बाद की दुनिया जहाँ नहीं देखे वो नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद यही जो भी जोक मैंने बोला, आप कई लोगों को समझ नहीं आया कि जोक था क्या ये, कुलदीप को जो समझ आया वो बाद में आपको समझ आ गया कि हाँ वो सच में एक जोक था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उसने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है। तो भी समझाऊंगा वो क्या है। तो पहले क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज जो है वो एग्जैक्ट उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो पता चल रहा है आपको, वो रियल है, अनरियल है, किस बेसिस में वो नॉलेज ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। तो पहले हमको क्या जानना होता है कि सोर्सेज फ्रॉम विच दैट पर्टिकुलर नॉलेज इज डिराइव्ड, ठीक है, पहला चीज है। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। अभी सब कुछ क्लियर होगा, कई लोग अभी भी बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हो क्या रहा है ये। दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। उदास क्यों है सर, जीवन खुशी मैं बना दूंगा, बस अच्छे से पढ़, लिख, कॉपी भी लिख, ठीक है। इतना दुखी क्यों दिख रहा है, कैसा हुआ प्री, खुश है, अच्छा चल, हाँ फेस ही ऐसा है, अरे ऐसा कौन बोलता है खुद के बारे में, चल कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज इफ सर्टेन नॉलेज एग्जिस्ट, वो कहाँ तक ट्रू है। यहाँ ट्रू है, अगले क्लासरूम में गया वो फॉल्स हो गया, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पूरे बिलासपुर में वो नॉलेज सही है लेकिन रायपुर जाके गलत हो जाए तो भी रियल नॉलेज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो ट्रू नहीं है ना। साथ में दोनों बैठे थे, दोनों एक दूसरे को लव यू करके घूम रहे थे, बढ़िया नॉलेज था, यार प्यार करती है, घर गई उसने किसी और को मैसेज कर दिया, हेलो कैसे हो। आपको ट्रू नॉलेज के बारे में पता ही नहीं था, हो सकता है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रियल नॉलेज कहाँ तक ये एग्जिस्ट कर रहा है ये आपको पता ही नहीं। तो एक्सटेंट ऑफ नॉलेज की वो नॉलेज हर जगह ट्रू होना चाहिए, तभी वो नॉलेज क्या है, ट्रू है। दैट शुड बी अ यूनिवर्सल ट्रू। अगर वो यूनिवर्सल ट्रू नहीं तो बड़ा थोड़ा सा पे क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट मस्ट बी अ क्वेश्चनेबल। तो पहला क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, सेकंड वन इज एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, थर्ड इज, तीसरा क्या होगा कुलदीप बताएगा। सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज के बाद रिलेशनशिप, किसके बीच, नोअर एंड नोएबल, रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड नोएबल, जानने योग्य और जानने वाले के बीच का रिलेशन। नोअर और नोएबल, नोअर कौन है, जो उसको जानता है, और नोएबल क्या है, वो कंपोनेंट जिसके बारे में जानता है। सपोज करो मैंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, क्या है ये, आप लोग बताइए क्या लग रहा है आपको, स्ट्रॉबेरी। क्यों लग रहा है भाई, स्ट्रॉबेरी क्योंकि इसका शेप ऐसा है, किसी ने बोला शेप ऐसा है, क्योंकि आपने इस शेप का स्ट्रॉबेरी देखा हुआ है। तो नोअर और नोएबल के बीच ये रिलेशन कैसे मैं डिफाइन करूंगा कि इस शेप का हर एक चीज स्ट्रॉबेरी क्या एग्जिस्ट करता है हर जगह पे, और नहीं करता तो वो रिलेशन गलत है, ठीक है। बट फिर भी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नोअर और नोएबल के बीच ये क्या रिलेशन है,
स्ट्रॉबेरी। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रॉबेरी के इस रिलेशन को उन्होंने कभी पढ़ा है, या बुक में कहीं पर लिखा हुआ था, या देखा है, या इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि स्ट्रॉबेरी ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो उनके बीच रिलेशन क्या है, नॉलेज का एक्सटेंट क्या है, नॉलेज का सोर्स क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, चौथा भी कंपोनेंट है बट ये तीन मेजर कंपोनेंट है। सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड नोएबल। ठीक है, अगर ये तीनों चीज वैलिड है किसी भी नॉलेज के ऊपर, अगर ये तीनों चीज वैलिड है मतलब सही है, तब तो वो नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज है। और अगर वो वैलिड नहीं है तो वो ट्रू नॉलेज नहीं। ठीक है, अगर ये तीनों चीज सही है तब तो वो नॉलेज सही है, और अगर ये तीनों चीज नहीं है तो वो नॉलेज गलत है। तो वैलिडिटी का टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करोगे कि सोर्स ऑफ नॉलेज सही है गलत है, कहां से पता चलेगा? उसके लिए, उस वैलिडिटी टेस्ट को करने के लिए फिलॉसफी में एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ प्रमाण। क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाण, समझना है। तो इसको वैलिड प्रूफ करने के लिए फिलॉसफी में क्या दिया गया है? प्रमाण। इंडियन फिलॉसफी की अगर बात करें, वो किस पे बिलीव करता है? प्रमाण पे। एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण गिवन अंडर द इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में 6 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी भी नॉलेज को सही या गलत बता सकते हैं। या हम मेटाफिजिकल इंक्वायरी भी कर सकते हैं और एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अभी हम एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब हम एक नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रमाण, पहला प्रमाण है जो वो बोलता है परसेप्शन। पहला प्रमाण क्या है? परसेप्शन। फर्स्ट प्रमाण इज परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन इज ओनली रियलिटी, ये कहा है चारवाक ने। अभी लिखना मत इसको, सुनो बस। अब परसेप्शन क्या है? दैट यू आर सीइंग सर्टन नॉलेज, कोई भी एक चीज है, जैसे नॉलेज, ये नॉलेज है हमारा। व्हाट इज दिस? क्या ये? बॉटल है। परसीव्ड नॉलेज है, आपने देखा है बॉटल है। लेट मी ओपन द दिस बॉटल। अब इस पे मैं लगा देता हूं 3-4 फ्लावर्स। क्या है ये? फ्लावर। तो इसका नेचर तो चेंज हो गया, तो आपने तो उसको बॉटल बताया था। तो इज इट ट्रू दैट इट इज अ बॉटल, और इट इज ट्रू दैट इट इज अ पॉट? पानी पी लेता हूं मैं तब तक, सोच लो। ठीक है, ये जस्ट डिपेंड करता है यूज पे, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने उसको देखा था उस समय वो क्या था। यूटिलिटी यूज तो बहुत बात की बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले कि जब आपने इसको देखा था वो क्या था। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परसेप्शन पे ही बिलीव करते हैं। तो चारवाक इस नॉलेज को सिर्फ बोलेगा कि ये जब बॉटल की तरह यूज हो रहा है तो बॉटल है, जब पॉट की तरह हो रहा है तो ये पॉट है। पॉट को ना तो बॉटल समझो ना बॉटल को पॉट समझो, आप उसको जो दिख रहा है वही समझो। परसेप्शन वाले ऐसे होते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास? सो काउंट डाउन। देयर आर 20 to 30 odd individuals are present in this class, बस। बट इफ आई से कि नो दिस क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स, तो बोलेगा नहीं दिख तो इतने ही रहे। तो वो लोग कैमरा में देखो 20 लोग घर से देख रहे हैं, 50 हैं, और वो भी रियल हैं, पर वो बोलेगी नहीं क्लास में जितने इतने रियल हैं। उनके बारे में क्या पता, वो अपना लैपटॉप चालू करके घूम रहे होंगे, हो सकता है नहीं देख रहे होंगे वीडियो, कल देखेंगे। तो आप कैसे बोल रहे हो आपकी क्लास में 50 लोग हैं? चारवाक का ये कहना है। तो प्रमाण हर चीज को, बहुत बहुत वाइड है फिलॉसफी। वो ये नहीं बोल रहा कि केवल परसेप्शन ही एक रियलिटी, वो 6 प्रकार की रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एक रियलिटी क्या है? परसीव्ड रियलिटी। मतलब आपका सोर्स ऑफ नॉलेज अगर परसीव्ड है कि हाँ वो पर्टिकुलरली दिख रहा है और आपने उसको चीज बोला है, तो वो ट्रू नॉलेज कहलाएगा। अगर उसका एक्सटेंड भी परसीवेबल है, मतलब आप उसको जैसा देख पा रहे हो वैसे ही वो हर जगह दिखता है, तो वो नॉलेज सही है। और जानने वाला और आप दोनों के बीच का आपस में जो रिलेशन परसेप्शन बेस्ड है, तो भी वो नॉलेज क्या है? सही है। अगर तीनों टिक सही हैं तो वो नॉलेज क्या है? सही है। पर अगर तीनों टिक में एक भी गलत है तो ये नॉलेज क्या है? गलत है। किसके नजरों में? उस व्यक्ति के नजर में जो सिर्फ परसेप्शन को रियलिटी मानता है। चारवाक यहीं पर थे, पढ़ेंगे उनके बारे में, फिर वहां मत लिखो है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, नहीं तो अभी सिर्फ परसेप्शन लिखो। तो उनको उन्होंने बोला कि परसेप्शन इज ओनली रियलिटी, वो सिर्फ उसी चीज को मानते हैं जो चीजें एग्जिस्ट करती, बाकी पे नहीं करती। दूसरा आता है नॉन परसीव्ड रियलिटी, नॉन परसेप्शन।
जो मेन हमारे सिलेबस में काम आएंगे उसी को मैं बताऊंगा, बाकी नहीं। दूसरा क्या है, नॉन परसेप्शन। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, नॉन परसीव्ड रियलिटी, दिस क्लास इज 50 स्टूडेंट, दोस्त 20 आर प्रेजेंट बट यू आर नॉट सीइंग देम, यहाँ पे नहीं है पर क्लास में तो है वो, तो वो भी एक रियलिटी है। आपने जापान को नहीं देखा मतलब जापान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चार्वाक, पर जापान तो एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहे हैं ना, तो वो नॉन परसीव्ड रियलिटी, समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन बट अल्टीमेटली दैट एग्जिस्ट, जिसको आप अपने सेंसरी ऑर्गन से चीज़ों से नहीं कर पाते बट फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है, वो क्या है। जैसे हमने नहीं देखा, अब हम जाकर यहाँ से चले गए यूरोप, वहाँ किसी को पूछे जापान नाम का कोई कंट्री क्या, बोले कहाँ है। फिर आप कहाँ चले जाओ, सुकमा चले जाओ, जिले सुकमा में, वहाँ जाके पूछो जापान है, बोले कहाँ है, तो सबको पता है जापान है, तो मतलब वो होगा पक्का, सिंपल सी बात है। दैट इज सम रियलिटीज एग्जिस्ट बट हम उसके बारे में नहीं जानते, दोज आर नॉन परसीव्ड रियलिटी। तो कुछ लोग नॉन परसीव्ड रियलिटी को भी विश्वास करते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग केवल परसीव्ड रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गए। थर्ड, इन्फेरेंस। इन्फेरेंस, वी इन्फर नॉलेज फ्रॉम ऑकरेंस, कुछ कुछ चीजें होती है उससे हम नॉलेज को इन्फर करते हैं, जैसे कि, और उसको भी ट्रू नॉलेज की कमांड में रखा जाता है। जब इन्फरेंस की बात करते हैं तो यहाँ साक्य फिलॉसफी आके क्या बोलते हैं, अगर, सुनो अच्छे से इधर, कि अगर धुआं उठा है तो आग लगी होगी, वेरी गुड, है ना, कि भाई अगर इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, कहीं भी अगर स्मोक है तो वहां पर फायर तो होगा ही होगा। चारवाक बोलता है कि अगर मच्छर वाले घूम रहे होंगे तो लोग तो आग नहीं जला रहे हैं, तो वहां तो भी धुआं उड़ा रहे हैं लोग बिना आग लगाए। तो ये कहने की बात है, वैसे चारवाक नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चीजें ये है कि कुछ चीज़ों को हम इन्फर करके हम उसकी ट्रू नॉलेज निकालते हैं। मैथमेटिक्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा अगर हम इन्फरेंस को खत्म कर देते हैं। करते हो कि नहीं इन्फर, क्या इन्फर करते हो बताओ, कैसे आप कोई ट्रू नॉलेज को इन्फरेंस से जानते हैं। इन्फरेंस क्या हो रहा है, हम किसी चीज से उस चीज नॉलेज तक हम पहुंच रहे हैं। अज्यूम कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर देख बाहर की ओर, दिन है कि रात है, क्यों है, क्यों है दिन, उजाला है, लाइट से भी आएगा, कर्टन्स लगा देता हूं तब भी आप बोलोगे डे है, क्यों, क्योंकि सनलाइट है। तो ये माना गया है कि इन्फर्ड नॉलेज है कि सन की लाइट पड़ रही तो डे है, और सन की लाइट नहीं पड़ रही है तो नाइट है, तो वो इन्फर्ड नॉलेज है। इफ देयर इज अ सनलाइट देन डे है। रात में सूर्य की रोशनी पड़ गई, पागल हो जाओगे। अचानक से रात को 12 बजे सनलाइट पड़ रही है, 6 बजे सन डूब गया, 12 बजे, पागल नहीं हो जाओगे, ये क्या हो गया, दुनिया में भुचाल आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो देयर आर सम नॉलेज विच आर इनफर्डली ट्रू, जैसे कि वो उन्होंने बताया, ठीक है। कुछ और भी इनफर्ड नॉलेज है, जैसे कि आपने कुछ गलती कर दिया तो आपने पहले से इन्फर कर दिया घर में जाके पिटाई होगी, ये इन्फर्ड है आपका, घर घुसूंगा पीट देंगे क्योंकि गलतियां तो मैंने किया है, समझ आ रहा है। तो वो भी नॉलेज क्या होता है, ट्रू है, क्योंकि आप घर घुसे और खूब पिटाई खाए, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ट्रू नॉलेज है। तो हमारा प्रमाण तीसरे प्रकार के नॉलेज क्या बोलता है कि अगर इन्फरेंस बेस्ड सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज और रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो वो भी नॉलेज क्या है, एक ट्रू नॉलेज। मैं आपको ये सब सिलेबस का हिस्सा नहीं पर पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि आत्मा को बुद्ध ने मना क्यों किया, बुद्ध से आत्मा डज नॉट एग्जिस्ट, पर वहीं पर शंकरा बोलेंगे आत्मा एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों एग्जिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो दोनों इसी की बेसिस पे बोलेंगे। चार्वाक बोलेगा, चार्वाक भी एक चीज बोलेगा कि कॉन्शियस बॉडी इज अ सोल, और आत्मा ऐसे नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता, कॉन्शियस बॉडी वही अपने आप में जो है, आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारा अपना जो ये है बॉडी है यही अपने आप में सोल है, और कोई कहीं कोई सोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस दिन हम मर गए हमारा सब चीज़ खत्म हो जाएगा, आत्मा कुछ नहीं है, कि वो ये नहीं है कि यहाँ से ट्रांस माइग्रेट करेगा, हमारा बॉडी ही हमारी आत्मा, हम खत्म हो गए यहीं सब कुछ रह जाएगा, लोकायत इसी को बोला गया है। क्वेश्चन ऑन प्रीलिम्स दिस ईयर यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आत्मा यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक आदमी बोलेगा आत्मा है, एक है बोलेगा नहीं बोलेगा, तो वो उनका हम ये देखेंगे कि उनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज क्या है, रिलेशन क्या है, और उन्होंने अपने आप को उस प्रूफ से प्रूफ कैसे किया है।
हार्ड तो नहीं हो रहा है फिलोसफी अभी तक? दिस इज द इजिएस्ट वे टू टीच, जिस सबसे इजिएस्ट फॉर्म पे लेकर चल रहा हूं। फोर्थ लिखिए शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, VERBAL, वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी, TESTIMONY, वर्बल टेस्टिमनी। क्या होता है वर्बल टेस्टिमनी? वर्बल टेस्टिमनी मतलब शब्द। अब कौन शब्द देगा? द वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग। हर किसी का शब्द सही नहीं है, पर कुछ ये भी माना गया हमारे इसमें कि दोज हु हैव एक्सपीरियंस हैज द एसेंस ऑफ समथिंग, अगर उन्होंने कुछ बताया है तो वो सही है। जैसे ऋषि मुनि, दे हैव एक्सपीरियंस दोज थिंग, तो आप उनके पास जाते हो। देयरफॉर यू नीड गुरु, देयरफॉर यू नीड गाइड, देयरफॉर यू नीड टीचर्स, मेंटर बोलते हो जिनको, जो भी बोलो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इसमें इंडियन फिलोसफी में इस चीज़ को बहुत, इसलिए गुरु का पद बहुत ऊपर है कि अ डिसाइपल इफ वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू नीड समथिंग, कुछ भी चीज़ सीखना होगा तो यू नीड अ टीचर और अ गुरु। उसके पास जाके उसकी बातों पे विश्वास करके आप सीख पाओगे और उस पर ट्रस्ट रखकर सीख पाओगे। अगर नहीं रखोगे तो नहीं सीख पाओगे, फिर तो इधर उधर होते रहोगे। ये रखा गया है हमारे इंडियन फिलोसफी के अंदर। तो अर्जुन ने भी सीखा किसी गुरु से, कृष्ण के भी एक गुरु थे। कौन थे? संदीपनी मुनि एज ए गुरु ऑफ श्री कृष्ण। अर्जुन के द्रोणा, राम के विश्वामित्र, वशिष्ठ। सबके गुरु देखिए, जितने भी गॉड वगैरह हम क्रिएचर देख रहे हैं, इवन हमारे इंडिया में इसलिए हर बीइंग के लिए एक गुरु रखा गया। और इसलिए बोलते हैं कि एजुकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, स्कूल खुले, शिक्षा पद्धति खुला, नहीं तो कोई किसी के पीछे नहीं भागता। क्यों सीखने आते आप? तो देखो कितना ब्यूटीफुली हमने अपने वर्ल्ड को बनाया है। लोग घूम रहे थे जंगलों में, खा रहे थे जो मिल रहा था, मर जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। जब हमने सोसाइटी को डेवलप किया तो हमने एक चीज़ को डेवलप किया कि हम सीखने के लिए लर्निंग का भी एक एस्पेक्ट लेकर आए। तो ये बहुत प्यारा चीज़ है ना। तो जब तक आप क्या नहीं करोगे, एक वर्बल टेस्टिमनी जो होती है वो भी ट्रू है कि अगर आप उसको एक एक्सपीरियंस बीइंग से सुन रहे हो, और जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो अगर बताएगा तो वो गलत हो सकता है। गॉसिप इज नॉट अ वर्बल टेस्टिमनी। गॉसिपिंग को वर्बल टेस्टिमनी मत मान लेना कि सर ऐसा भी तो बताया गया था। नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया था। ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी जो एक्सपीरियंस किया उस रियलिटी को, वो कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऋषि मुनि गुरु इनसे पूछो तो वो जो बताएंगे वो चीज़ें सही होंगी। सो इसी का एक एसेंस बताता हूँ मैं, दैट अभी मैं 6 साल तक तो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर काम कर रहा था। 6 साल बाद पहली बार मैंने ब्रेक लिया था एक्चुअल में, कि मैं यहाँ से बाहर गया। तो अभी मैं बाहर गया तो मैं बहुत जगह घूमा और कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ भी लिए यूपीएससी के लिए जो अपीयर हो रहे हैं। देन आई वेंट टू सम प्लेस, गोवर्धन, आप लोगों को पता होगा। तो देयर आई मीट अ पर्सन, एक बहुत महान गुरु हैं और आप लोग जानते भी उनको। तो वहाँ जाके क्वेश्चन पूछा मैं, आई हैव सम सर्टन क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे जिसका आंसर मेरे को भी चाहिए, और कुछ तो रहा होगा ना, इतने साल काम कर, तो मेरे को भी दुखमय संसार, सभी दुखी हैं। आप लोगों के अंदर जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। पर मैं अब जो कुछ हायर स्ट्रीम्स पे कुछ चीज़ सोचूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। मुझे भी आंसर पूछना था, तो मैंने पूछा व्हाट इज़ ग्रोथ। सिंपल सा एक चीज़ पूछा कि व्हाट इज़ ग्रोथ। मैंने, स्वामी जी जो विकास है वो क्या होता है? बोले कैसा विकास? अर्थव्यवस्था वाला नहीं, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है ये मुझे समझाइए। बोले क्यों, क्या हो गया, ये सवाल क्यों? तो बोला कि इससे मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, मेरा दिमाग इससे थोड़ा सा परेशान है। बोले क्या परेशानी है? बोला कि मैंने अचीव किया ये चीज़ें, ऐसी सी चीज़ें की, एकेडमिक्स में मैंने ये किया, अभी मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूँ, ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, खाना वाना खा लेता हूँ, तो पैसे की समस्या तो नहीं होती है लगभग। बट फिर भी सराउंडिंग्स और चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं और अपने और चीज़ों को सोचकर मन में समस्याएं होती रहती हैं, परेशानियां होती हैं। तो एक्चुअल में ग्रोथ क्या होगा? क्योंकि मैं एक तरफ देख पा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट बढ़िया बन गया, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, फेम भी आ रहा है, धीरे धीरे लोग भी जान रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी परेशानी क्यों है मन?
तो उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा आंसर दिया और आप भी इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इट्स लाइक समटाइम्स व्हेन यू मूव यू लर्न। तो मैं भी मूव किया तो मैंने लर्न किया। तो उन्होंने बोला कि देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बहुत अच्छे से बताया, वो तो हिंदी में बात कर। तो ही टेल मी कि देयर आर द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नंबर 1 सोशल, नंबर 2 इंटेलेक्चुअल, नंबर 3 स्पिरिचुअल, और नंबर 4 मेंटल, और पांचवा भी ऐड कर दिया था इकोनॉमिक। ये 5 तरह के चीजें होती हैं। अगर आपने पांचों में 20% भी अचीव कर लिया एक साथ, यू विल बी द हैप्पीएस्ट बीइंग। पर आप किसी एक में आपने 100% अचीव कर लिया और बाकी में किसी में भी मिसबैलेंस्ड है, तो आप कभी नहीं बन सकते। भारत में सबसे ज्यादा खुशी कौन है? जो मध्यम वर्ग का है, मिडिल क्लास। जो सबसे गरीब है वो दुखी है, खाना नहीं है। जो सबसे अमीर है कि उसको पैसे छुपाना है। मध्यम वर्ग है वो बढ़िया 8 बजे जाता है, 5 बजे नौकरी करके आता है, अपने जीवन को जी रहा है। ये बात मेरे को हिट की कि अगर मैं सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स पे अपने ग्रोथ को देखता रहूंगा तो मैं परेशान होता रहूंगा। मैं सोशल लाइफ लगभग अपनी खत्म कर रहा था। अभी आप लोग को लेकिन करना है एज ए स्टूडेंट, थोड़ा सा सोशल लाइफ को कम रखना है, बट फिर भी बेसिक सोशल लाइफ होनी चाहिए। आपके फ्रेंड्स तो होने चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे जो है क्लास आए फ्रेंड ही नहीं बनाए, गलत कर दिया ना, यहाँ तो कम से कम दोस्ती बनाओ। तो सोशल थोड़े बहुत होने चाहिए। अब ये नहीं कि एकदम ही सोशल में लग गए, हर किसी की शादी में पहुंच गए, वो सब नहीं करना है, बट बेसिक सोशल होना चाहिए। ऐसा दोस्त या 2-4 हो जिससे आप बात कर सकते हो, आधे घंटे 1 घंटे कुछ भी गप्पे लड़ाओ, पर कम से कम हो एक दोस्त, 2 दोस्त तो होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्या, मेंटल। तो मेंटल चर्निंग हर दिन होनी चाहिए, डे इन डे आउट होनी चाहिए। मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं, डेली कुछ पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल चर्निंग। फिर एक होता है इंटेलेक्चुअल। मेंटल चर्निंग कैसी हो रही है? जो आप काम कर रहे हो, जो आप एक्सरसाइज कर, कुछ भी कर रहे हो, वो मेंटल चर्निंग का पार्ट है। इंटेलेक्चुअल क्या है? जब आप एक लर्निंग को रखते हैं तो उसी लर्निंग पे ना रहकर उसके ऊपर लर्निंग की ओर जाने की प्रयास करते हैं, वो होता है इंटेलेक्चुअल। तो उसके ऊपर भी आपको काम करना होगा। और फिर आता है स्पिरिचुअल, दैट यू हैव टू फॉलो सम। आपको मानना पड़ेगा कि आपसे भी सुप्रीम कुछ है। अहंकारी नहीं बनना है, आपको मानना होगा कि आपसे सुप्रीम कुछ है। मैं तो मानता भी था, लेकिन उन्होंने बोला अलग से। बोले कहाँ गए? बोले माउंटेन्स देखा था। बोले माउंटेन आपसे बड़ा है? आपका घर इतना सा होगा, तो माउंटेन देखे थे कितना बड़ा था? वो सुप्रीम है, उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इतने हो इतना ही सोचना है, इतना मत समझ लेना अपने आप को। और जब आप इस स्पिरिचुअल को मानोगे कि कुछ और आपसे पावरफुल है, वो आपके लिए प्लान कर रहा है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, उसके ऊपर बिलीव से ज़्यादा फेथ रखो। तो ये जब सब चीज़ों को आप एक साथ अपने लाइफ में इनकलकेट करोगे तो आप ग्रोथ करोगे। मैंने तुरंत बातों को पकड़ लिया। आई एम क्विकेस्ट लर्नर, तो मैं तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये बातें ये बोल रहे हैं। उसको बोलने का जाके आई हैव रिटन डाउन इन माई कॉपीज, एक नोट बनाया। नोट बनाने के बाद फिर अपने लाइफ को चारों पांचों एस्पेक्ट पे लिखा कि वेयर माई लाइफ राइट नाउ इज इन ऑल दिस 5 एस्पेक्ट, कहाँ पर है और इसमें बेसिक करेक्शन की क्या ज़रूरत है। तो आई हाईलाइटेड फ्यू थिंग्स कि ये चीज़ें करनी होंगी, एंड नाउ आई एम डूइंग दोस थिंग। एंड बिलीव मी, जस्ट बाय डूइंग दोस थिंग इन द लास्ट 10 days, एक्चुअल में आई फील सो लाइट नाउ, अंदर से बहुत ज़्यादा, और इधर से भी वो लगता है कि नहीं, चीज़ें सच में बहुत कुछ, मैं अलग तरीके से जा रहा था और अभी बहुत कुछ अलग तरीके से आ रहा है। और ये जो चीज़ें ऐसी नहीं होती कि बस आप सोच रहे, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स हैं। जो उसको करता है ना जो व्यक्ति, उसे उसका अनुभव होता है। तो वैसे ही ये चीज़ें होंगी जो यहाँ पर आप पढ़ोगे, फिलॉसफी वहाँ तक ले जाएगा, तो वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। और वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन गिव्स यू सो मच ऑफ पीस। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे आके कोई भी काम करोगे, आप अपने बेस्ट करोगे। वही स्टेट ऑफ माइंड पे आप अपना बेस्ट करोगे। ठीक है? तो वो चीज़ें उन्होंने बताया। एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन प्रेमानंद स्वामी। ठीक है? तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, इज नन अदर देन स्वामी प्रेमानंद। ठीक है?
तब मुझे एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विथ एनी मुनि ऋषि, एंड दैट एनकाउंटर इज एक्सट्रीमली सुपीरियर थिंग। ये तो एक एसेंस था उसका, इन बिटवीन कभी और चीज़ें आएंगी तो आई विल गिव यू मोर एसेंस। और एक और थे महावीर भागवत जी, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये साधु संत घूम रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या ही मिलेगा, अंबानी के पास मिलेगा, अदानी के पास मिलेगा, लेकिन इनके पास जो चीज़ें हैं वो वहाँ भी नहीं मिल सकती, इसलिए वो उनके पास जाते हैं। तब वो समझ आया कि नहीं, एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये जब आप बिलीफ सिस्टम की ओर आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी होती है, और वो यहाँ से समझ। तो ये सब चीज़ जो कहा गया है, ये परसेप्शन, नॉन परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, गुरु, ये सब चीज़ें वो आपको रियल नॉलेज की ओर लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ट्रस्ट किया, मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो वैलिडिफाइड हो गया अपने आप कि एक वर्बल टेस्टिमनी मुझे मिली, वो एक्चुअल में रियल है। 50 से आंसर पूछे, नहीं मिला, किसी से तो आंसर मिलेगा कि यार ये हो गया, इसमें ऐसा चल रहा है, अरे हो जाएगा समय के साथ, ये कर ना वो कर, सबने करने के लिए बताया, कोई ये नहीं बोला कि रुक जा। पहले व्यक्ति तो जो बोले ठहर जा, खुशी मिल जाएगी। ये बहुत अलग था मेरे लिए, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही अलग था कि ठहर जा। समटाइम इन लाइफ यू हैव टू बी, ठहर जाओ, भागो मत, इफ यू वांट टू बी हैप्पी। पढ़ाई के लिए भी यही चीज़ है, ठहर जाओ, वह बैठ जाओ ना, क्यों भागना है कि हर चीज़ कल ही नहीं होगा। इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन, ठहरो थोड़ा सा। लेकिन हम क्या भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हरी अप में, बहुत जल्दी जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत जल्दी हम डिसीजन ले रहे हैं। एग्जाम नहीं निकला, बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए, नहीं ये एग्जाम ही गलत है, पेपर ही गलत आया था, ये फलाना है ढिमका। इट इज नॉट लाइक दिस, गिव सम टाइम, इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज एकदम एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड, एक्सट्रीमली, ठीक है ना। अभी आप कुछ लोग यहाँ मॉड्यूल पे भी आएंगे जिनको ये नहीं समझना है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी जस्ट फ्री देकर आए हैं, तो एक आध क्लास थोड़ा सा इस तरीके से हम जाएंगे, फिर पूरा सब्जेक्ट कंटेंट में होंगे, ठीक है। तो एक और क्या आपका वापस, फोर्थ इज वर्बल टेस्टिमनी। द फिफ्थ वन क्या है? अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, ANU LAPDHI, अनुपलब्धि। ये क्या होता है? दिस आर नेचुरल प्रिंसिपल्स, बोल सकते हैं यूनिवर्सल राइटियसनेस, जो हर जगह राइट है, यूनिवर्सल राइटियसनेस, यूनिवर्सल है जो, दोज रियलिटी विच आर यूनिवर्सली ट्रू। कहीं भी जाओगे तो वो यूनिवर्सली ट्रू है, सूरज सुबह उगेगा, ये होता है ना। तो आप कहीं भी चले जाओ तो जो कुछ यूनिवर्सली ट्रू रियलिटी हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, इसकी कैटेगरी में रखते हैं। और एक और होता है अर्थपति, वहां तक हमारा सिलेबस नहीं है। अर्थपति इवन अनुपलब्धि भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमको तो ये 4 में ही खत्म हो जाता है हमारा सिलेबस, परसेप्शन, नॉन परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। वहीं तक मैक्सिमम जितने भी सेंट्स दिए गए हैं वहीं तक जाकर शांत हो जाते हैं, उसके आगे गया ही नहीं है। शंकरा को क्योंकि हम सिर्फ मोक्ष तक ही पढ़ रहे हैं, मोक्ष के आगे शंकरा पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हमको वो दोनों की जरूरत ही नहीं है, अनुपलब्धि और अर्थपति की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए और जब हायर एसेंस में फिलॉसफी पढ़ना होता है तब जाते हैं, पर मैं कभी कभार आपको बता दूंगा, ठीक है, बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो। अभी आप वो 4 को ही रखो ध्यान में। तो ये क्या होते हैं? प्रमाण, और इस प्रमाण के थ्रू हम इन नॉलेज को टेस्टिफाई करते हैं। समझ आ रहा है? तो कोई भी अगर नॉलेज है, वो नॉलेज सही है या गलत है, वो कैसे जाना जाता है? किससे जाना जाता है? एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी से। समझ आ रहा है? और वो कैसे किया जाता है? 3 एसेंस है, सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड नोएबल। और ये तीनों चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रमाण। और प्रमाण कितने टाइप के हैं? 6 टाइप्स के हैं, उसमें से 4 ही हमारे सिलेबस में। पहला कौन सा है? परसेप्शन, दूसरा क्या है? नॉन परसेप्शन, थर्ड क्या है? इन्फरेंस, और चौथा क्या है? वर्बल। अगर वो चारों चीज़ों में ये तीनों क्वेश्चन के आंसर राइट मिलते हैं तो वो क्या है? एक ट्रू नॉलेज है, और रॉन्ग मिलते हैं तो वो एक ट्रू नॉलेज नहीं। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। लेट इट बी, यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक फॉरेस्ट था, ये मान लेते हैं एक फॉरेस्ट है। दिस इज पर्सन ए, हियर देयर इज अ पर्सन बी,
और यहाँ है पर्सन सी। ठीक है, पर्सन ए फॉरेस्ट में था, घूम कर गया बी के पास। बी को बोला कि वहां पर फॉरेस्ट है, बी को बोला कि वहां पर फॉरेस्ट है, ए ने बी को बताया कि वहां पर फॉरेस्ट है। क्या ये नॉलेज रियल है या अनरियल है, इसको हम टेस्टिफाई करते हैं। किसके रूप में? बी के रूप में। बी आप हो, यू आर बी। ठीक है, आप सभी, यू ऑल आर बी, आप सभी बी हो। आपने जंगल को नहीं देखा है, बोर्ड में भी नहीं देखा है, बोर्ड में बना हुआ है, पर ये मान के चलें कि आपने उस जंगल को देखा ही नहीं। आप बी हो और आपको इस ए ने आके बताया यहां पर जंगल है, तो आप इसके मन में क्या क्या क्वेश्चन आना चाहिए? पहला, फेंक रहा है? नहीं। फर्स्ट थिंग कि इसने बताया जंगल है, तो हाँ हो सकता है, हो सकता है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हर चीज में क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी। अपने जिंदगी में जब किसी भी चीज के ऊपर अगर आप पॉसिबिलिटी लगा दोगे ना, या हर चीज के ऊपर पॉसिबिलिटी लगा दोगे ना, जिंदगी सार्थक हो जाएगा, दैट विल बिकम रियल। हर चीज के ऊपर एक पॉसिबिलिटी लगा देना, किसी भी चीज में ना ट्रू मत, वो मत हो जाने कि हाँ यस, पॉसिबली यस। कैन यू क्लियर द एग्जामिनेशन? पॉसिबली यस, यस आई विल क्लियर। टूट जाओगे नहीं निकला तो। और पॉसिबली यस आपको मौका देगा दोबारा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और नहीं भी कर पाओगे तो पॉसिबली यस बोलेगा कि वो तो पॉसिबिलिटी थी ना, बट वहां से मैंने जो सीखा पॉसिबली वो मैं कहीं और यूज कर पाऊंगा। पर अगर आप वैसे नहीं होगे, रिजिड हो जाओगे यस, तो टूट जाओगे, फिर पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। तो हर चीज में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए बोला गया कि पॉसिबली यस। ठीक है, आप भी हो, आपने बोला कि हाँ हो सकता है वहां पर जंगल होगा। दूसरा हो सकता है नो। क्या नो की पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए? पॉसिबली नो, या नहीं लेनी चाहिए? नो पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। नहीं मतलब नहीं होता है, पर यस में पॉसिबिलिटी लिया करो कि लाइफ ऐसी ही है। हम अपने हर यस को बहुत स्ट्रेंथ से लेते हैं और अपने हर नो को हम स्ट्रेंथ से नहीं लेते हैं, बिकॉज वी डो नॉट एक्सेप्ट द रिजेक्शंस। हमें रिजेक्शंस मंजूर नहीं है, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड के गॉड हैं। पर हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हम कुछ नहीं हैं, हम कॉस्मिक वर्ल्ड की एक एंटिटी हैं बस, ये हमें पता नहीं। तो ये होता है, तो हमारा नो ट्रू होना चाहिए, पर यस हमेशा पॉसिबल ही होना चाहिए। अब आपको ये दो चीज़ें सामने आपके रखी गई, इस आदमी ने आपको आके बताया, ठीक है, अब हम आपके यस पॉसिबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि पॉसिबली यस है। नंबर 1, सोर्स ऑफ नॉलेज, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। आप इस व्यक्ति से डायरेक्ट मिलो, ये परसीव्ड है आपके सामने, उसने आपको आके बोला है, वो परसीव्ड भी है आपके सामने जिसने बताया है, उसका वर्बल टेस्टिमनी भी है आपके पास, क्योंकि उसने बाकी बताया होगा, इन्फ्रेंस तो किया नहीं है, देख के आया है। तो वो नॉलेज, क्योंकि उसने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया फॉरेस्ट को, तो उसका वर्बल टेस्टिमनी भी सही है और उसका परसेप्शन तो उसने किया ही हुआ था। तो ये नॉलेज तो एक्चुअल में ट्रू है इन टर्म्स ऑफ सोर्स। एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, फिर आप उससे अगला क्वेश्चन पूछो, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज जाने के लिए आप उससे क्वेश्चन पूछो, कैसा है फॉरेस्ट? तो बोलेगा वहां नीचे घास है और उसके बगल में दूर दूर में पेड़ लगे थे, वहां पर एक 2-3 चेयर रखे हुए थे और लोग घूम रहे थे। पार्क घूम क्या है? पर अगर वो ये बोले कि नहीं, वहां नीचे घास थे, खूब सारे पेड़ थे, कुछ जानवर थे और बहुत डार्क सा था, कोई भी नहीं दिख रहा था दूर दूर तक, पेड़ ही पेड़ थे और हल्का सा एक फियर था मुझे, हाँ ये जंगल देखा होगा। एक्सटेंट कैसे चेक हुआ? उस नॉलेज का एक्सटेंट कैसे हमने चेक किया कि हमने फॉरेस्ट के बारे में सुना कि फॉरेस्ट ऐसा होता है हर जगह। एक्सटेंट तो यही है फॉरेस्ट का कि फॉरेस्ट ऐसा होता है जहां पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अंधेरा सा होगा, जंगली जानवर घूम रहे होंगे, हर चीज होगा। क्या ये अपने फॉरेस्ट के बारे में ऐसा बोल रहा है? इफ दैट पर्सन इज सेइंग द सेम थिंग अबाउट द फॉरेस्ट, दैट मीन्स द फॉरेस्ट इज है। और नहीं बोला तो तुरंत पकड़ लिए, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो उसने बताया सेम वही चीज जो फॉरेस्ट में होता है, आपने बोला कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ऐसा ही तो मैंने पढ़ा है किताबों में, और ये गया होगा। अब वहाँ स्पीसीज नहीं पूछने बैठ जाए कि डेसिडियस थे कि टेम्परेट थे, वो बाद में बात करेंगे, अभी आपको एक जनरल फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो वो बोला कि ठीक है। फिर आप थर्ड थिंग देख रहे हो, रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नोएबल। अभी नोअर और नोएबल कौन है? आप हो नोएबल या नोअर? आप नोअर हो, और नोएबल क्या है?
ये फॉरेस्ट नहीं है, इसके द्वारा दिया गया फॉरेस्ट के ऊपर नॉलेज वो नोएबल है। इसके लिए नोएबल क्या था? फॉरेस्ट था। पर आपके लिए सिर्फ वो नॉलेज जो उसने दिया वो रियल है। तो आप इसके मुंह पे बताया हुआ फॉरेस्ट को हाँ बोल दोगे कि इसने बताया, सब चीज सही बताया फॉरेस्ट के लिए। अब आप खुद यहां विटनेस किए तो हो सकता है उस फॉरेस्ट में उसने जो बताया था उससे 4 चीज आप और एक्स्ट्रा देख लो। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। आपको आपके बता दिए कि ये सब चीजें, जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया तो 5वां रास्ता आपने बताया। हम लोग यहां से आपको गाइड करते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप एग्जाम निकालते हैं, सब कुछ होने के बाद हम आपसे फिर बैठते हैं एक दिन बात करने कि ये सब किए तो और क्या किए रहे थे एक्स्ट्रा, तो आप बताते कि ये 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा कर रहे थे। फिर हम बोलते हैं यार ये भी बात सही है, इसको तो हमने नहीं बताया था पर इसने किया। वो 5वां रास्ता भी सही था पर हमने 4 देखे थे इसलिए हमने 4 ही सिखाए थे आपको। ये यूनिकनेस है लाइफ की। इसलिए बोलते हैं हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है क्योंकि वो अपने लाइफ से कुछ नया निकाल सकता है। समझ आ रहा है? बोलते हैं ना एवरी वन इज बॉर्न, अपने आप में पैदा ही हुए हो ना अपने आप में, तो आप अपने आप में सुप्रीम, कुछ ना कुछ है आपके अंदर। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ थिंग कि वो चीज कब रिकग्नाइज होगी, कब आप उसको पहचान पाओ। तो इतने अच्छे बीइंग हो आप, इतने प्यारे बीइंग हो, समझ आ रहा है? तो बेवजह क्वेश्चन नहीं करना है खुद को, ये हो गया वो हो गया लाइफ, अरे बहुत प्यारे बीइंग हो आप। मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल, दिस लाइफ ब्यूटीफुल, अपने आप से, अपने विचारों से, अपने थॉट से। ये फिलॉसफी सिखाती है कि हमें इतना शांत होना है। जब हम अपने आप को इस तरीके से देखेंगे तो हम एक्चुअल में उस ब्रह्म को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे जो हमारे साथ है। बाय हर्टिंग योर सेल्फ यू आर हर्टिंग द गॉड। एक बड़ा अच्छा, वापस आता हूं तो एक अच्छा सा चीज है, अर्जुन बहुत परेशान था तो उसको कृष्ण ने कहा जब वो मार नहीं रहा था तो बोलता है कि हर कोई भगवान के बनाए हुए हैं, वो द्रोणा भी भगवान का बनाया हुआ है, वो भीष्म पितामह भी, और मैं गॉड हूं और मैं खुद बोल रहा हूं मार मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो अंश वहां पर है जो गलत भटक गया है वो खत्म हो जाए। तो अर्जुन ने बोला ऐसा है क्या? बोले हाँ। तो बोले लो फिर ये दो मार देते हैं। दिस इज द मैसेज ऑफ लाइफ द कृष्ण हैज गिवन टू, यही कहा था कृष्ण ने अर्जुन को, है ना? भगवत गीता चैप्टर 4 में इसको पढ़ सकते हो आप अगर पढ़ना भी चाहो तो, यही कहा है। क्लियर हो रहा है? तो सेम एसेंस यहां पर कि आपको जो इसने ट्रू बताया आपने उसको रियल तो माना है बट वो भी क्वेश्चनेबल हो सकता है, एंड दैट इज फिलॉसफी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिलॉसफी कि इंक्वायरी के बाद जिसका रिजल्ट आ चुका है उसके ऊपर भी इंक्वायरी करती है फिलॉसफी, और वो इसलिए कभी खत्म नहीं होती। फिलॉसफी इज एवर, इट इज नॉट लिमिटेड। फिलॉसफी का कोई लिमिट नहीं है, वो एवर है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी तो पूरा डिटेल जाएंगे। तो क्या हुआ, ये चारों चीज क्लियर हो गया, इट इज एपिस्टेमोलॉजी। तो हम लोग क्या सीखे? कॉस्मिसिटी क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। लिखिए एपिस्टेमोलॉजी को लिखवाऊं, लिखिए हेडिंग लिखिए एपिस्टेमोलॉजी, जस्ट राइट डाउन। लिखेंगे द एपिस्टेमोलॉजी इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, कोट अनकोट कर लेना, अंडरलाइन ना, इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज which inquire and testify the knowledge, and on basis of testification or inquiry it validify the knowledge as real or unreal. Under epistemological inquiry,
टू टेस्टिफाई अ नॉलेज अंडर एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी, टू टेस्टिफाई अ नॉलेज, दर्शिका ब्रिंग कॉपी जो उसमें लाइन खींची हो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर ना लाइन खींची हुई कॉपीज होती हैं, तो आप प्लेन में लिखोगे तो वहाँ पर इशू करेगा एग्जाम पे, ठीक है। तो ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन दोज कॉपीज। क्या लिखा है लाइन? नॉलेज, द फॉलोइंग थिंग्स आर डन। नंबर 1, द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी known. Following things need to be known. Number 1, the source of knowledge, the source of knowledge, dash करके लिखो, that is origination of knowledge या origin of knowledge, origin of knowledge. Number 2, the extent of knowledge, that is the universality of knowledge, the universality of knowledge, कि वो यूनिवर्सल है या नहीं है. And third thing, the relation between knower and knowable, the relationship between the knower and knowable. अभी वैलिडिफिकेशन का अलग अलग तरीका है। इंडियन फिलोसफी में हम प्रमाण से करते हैं, वेस्टर्न में हम लोग डायरेक्टली उसके अलग अलग थॉट्स, जैसे कि वो प्रैग्मेटिज्म था, रैशनलिस्ट थे, ऑन्टोलॉजिकल थे, वो उनके तरीके हैं। हमारे सबके लिए एक सिंगल वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, उनके लिए हम अलग अलग शब्द दे रखे हैं। रैशनलिस्ट तो वो रैशनलिज्म के थ्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ लोग क्या होंगे, ऑन्टोलॉजिकल होंगे, जो भगवान के थ्रू प्रूफ करेंगे। कुछ एम्पेरिसिस्ट होंगे जो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली उसको प्रूफ करेंगे। अभी समझ आ रहा है? अब देखो, आपको पहले ना सिलेबस क्लियर होना चाहिए। इंडियन फिलोसफी में हर चीज़ किससे प्रूफ कर दिया जाएगा, स्पिरिचुअलिटी से। वेस्टर्न में वो रैशनलिस्टिक वे में बताएंगे कि नॉलेज सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो उनका एक एसेंस अलग होगा। लाइफ फिलोसफी क्या है, वो तो हमने एक वर्ड को समझा, वर्ड की ओरिजिन को। पर नॉर्मल फिलोसफी क्या है, अगर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट डोमेन, या बोल सकते हैं फिलोसफी इज एन इंक्वायरी ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, एंड इंक्वायरी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स एज अ होलसम। जीवन, मृत्यु के पश्चात का जीवन, यह ब्रह्मांड और पूरे संसार की जिज्ञासा को जब हम जानने का प्रवृत्ति रखते हैं, उसे दर्शन कहा जाता है। दैट इज अ फिलोसफी। जब हम इस सारी चीज़ों को जानते हैं, तो जब हम सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे तो अलग अलग तरीके होंगे, और जब उसमें जब हम इंक्वायरी करेंगे तो ये मेथड हमें काम आएगा। समझ आ गया? तो इसी के अंदर हम लोग पूरी फिलोसफी आपको समझ जाएगी। मतलब आपको ना एक एसेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ताकि आप फटाफट फिलोसफी को पिक कर पाओ। अगर मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाता तो आप पिक नहीं कर पाते। तो अभी मैं आपका क्या कर रहा हूँ, फिलोसफिकल बैकग्राउंड डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम अप होने वाला है, पढ़ा दूँ और मेटाफिजिक्स। फिलोसफी में आप लोगों का मन नहीं मानेगा। मैं क्लासेस 3 घंटे भी ले लूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। 2 घंटे की क्लास हो चुकी है। ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये क्यूरियोसिटी आपको और जनरेट करके देता जाएगा टिल द टाइम वी रीच द शंकराचार्य। तब तक तो आप पागल हो जाओगे फिलोसफी के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा शांति मिलेगा। लिखना है, मैं मेटाफिजिक्स कराऊँ, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ, क्या बोलते हैं कुलदेव, अरे क्या पढ़ रहा है, रियलिटी। एक सेकेंड होता है मेटाफिजिक्स, द थ्योरी ऑफ रियलिटी। अगला हेडिंग है मेटाफिजिक्स, METAPHY फिजिक्स, डैश करके लिखो द थ्योरी ऑफ रियलिटी। नॉलेज समझ आया? तो नॉलेज तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने पहले तो रियल को निकाल लिया। अब रियल का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है, हमको ये पता करना है। क्या वो एक ही है या वो एक से अधिक है, उसके कितने फॉर्म पे वो एग्जिस्ट करता है। जैसे फिर से कि आत्मा है, इंडियन फिलोसफी के अंदर हमने बोला कि आत्मा है या ब्रह्म है। तो आत्मा सब में एक जैसा दिखता है, अलग अलग दिखते हैं। ब्रह्म है तो वो ब्रह्म कैसा है,
जिसकी हम पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा या विष्णु या महेश बोलकर, भगवान बोलकर, क्या वही है या इसके बियॉन्ड कुछ और चीज़ है? ठीक है, तो हम जितने भी फिलॉसफी की चीज़ें होंगी उसकी रियलिटी को भी हम टेस्ट करते हैं कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सिंगुलर एग्जिस्टेंस है, मल्टीपल एग्जिस्टेंस है, या उससे भी अधिक एग्जिस्टेंस है। दैट इज कॉल्ड एज मेटाफिजिक्स। किसी भी तत्व का, मेटा मतलब होता है तत्व, मटेरियल या मैटर, तो कोई भी जो मैटर है उस मैटर का एग्जिस्टेंस किस रूप में है उसको टेस्टिफाई करना कहलाता है टेस्टिफिकेशन ऑफ रियलिटी। वी ऑल आर, जैसे बोला था कि आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड फ्रॉम द 5 मैटर्स, 5 तत्वों से बने हैं बोलते हैं। तो क्या वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो वी एक्सेप्ट कि हम 5 अलग अलग मैटर से बने हुए हैं। तो हमारा ह्यूमन बॉडी को अगर पूछेंगे तो इसका एग्जिस्टेंस कैसा है, तो 5 फॉर्म्स पे है। वी आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वाटर, वी आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एयर, वी आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फायर, स्पेस एंड एक और क्या बच गया, सॉइल, अर्थ। तो हम ये 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। हम इस 5 फॉर्म में प्रेजेंट हैं। देख पा रहे हो क्या? अर्थ, वाटर, सॉइल, कुछ भी मैक्सिमम वाटर देख लोगे। कोई आंसू रो दिया तो, मगरमच्छ वाले या सही वाले भी, 2 तरह के आंसू होते हैं। ठीक है, तो वो कोई रो दिया तो आप देख लोगे ज़्यादा वाटर। फायर कैसे देखोगे? बुखार के दिन में चेक करना टेम्परेचर, पूरा फायर होता है। ठीक है, बॉडी हीट, वो फायर का एक हिस्सा है। अगर मैं बोलूँगा कि आप अपने अंदर के स्पेस को कैसे देखोगे, आसमान जो है आपके अंदर, हवा तो फिर भी फूंक के बता दोगे, स्पेस, यू हैव ऑक्यूपाइड सर्टेन स्पेस, ऑक्यूपाई कर रहे हो कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि कहीं पर भी यहाँ पर मैं हूँ तो इतना तो स्पेस में भी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ स्पेस, क्योंकि मैं इतने जगह को तो लेके ही रखा हुआ हूँ। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये अलग अलग हमारा एक एग्जिस्टेंस, तो हम अपने एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि हम 5 हैं। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सिंगुलर एग्जिस्टेंस है कि उसकी प्लूरल एग्जिस्टेंस है? इस फॉर्म पे, इन फॉर्म ऑफ मैटर, प्लूरल एग्जिस्टेंस है। तो मेटाफिजिक्स में इसी चीज़ों की इंक्वायरी की जाती है। तो आत्मा की एग्जिस्टेंस पे वो बात करेगा कि आत्मा सिंगुलर एग्जिस्टेंस है कि प्लूरल एग्जिस्टेंस है, मतलब आत्मा हर जगह सेम होता है या अलग अलग है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग फिलोसफर बताएंगे। जैन दर्शन में उसकी प्लूरलिटी की बात भी करेगा, बॉन्डेड और हाँ 2 प्रकार के होते हैं, लिबरेटेड, वो 2 बोलेगा, बॉन्डेड और लिबरेटेड सोल। उपनिषद बोलेगा आत्मा बस एक ही है, वही सब कुछ है, अजर है, अमर है, और वो एक है और वो हर जगह सेम है। वेस्टर्न फिलोसफी में लेबनिज मोनाइड के ऊपर टेस्टिफाई करेंगे, वो भी यही है, पढ़ाऊंगा जब उसके बारे में, तो वो भी सेम यही चीज़ बोल देंगे। तो ये अलग अलग तरीके से हम किसी भी एक रियलिटी की कितनी एग्जिस्टेंस है, उसी से क्या क्या वर्ड आता है। सिंगल एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट या मोनोप्लास्टिक जो भी बोल सकते हैं, तो थिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मोनो एग्जिस्टेंस। नहीं ऐसा नहीं, मोनेस्टिक, ड्वेलिस्टिक और प्लूरिस्टिक। ड्वेलिस्टिक मतलब जिसका 2 एग्जिस्टेंस है, मोनेस्टिक मतलब जिसका एक सिंगुलर एग्जिस्टेंस है, और प्लूरिस्टिक वो होते हैं जिसके मल्टीपल एग्जिस्टेंस हो सकते हैं। तो मेटाफिजिकल इंक्वायरी में हम किसी भी चीज़ों के ऊपर देखते हैं कि क्या उसका सिंगल एग्जिस्टेंस है, ड्वेल है, या उसका प्लूरल एग्जिस्टेंस है। इसीलिए शंकराचार्य के फिलॉसफी का नाम क्या? अद्वैत, नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी। इसका अब यहां से थोड़ा सा क्लियर होगा कैसे। तो शंकराचार्य का क्या कहना है कि ब्रह्म है और उसी से ये आत्मा है, और आत्मा ब्रह्म का ही एक रूप है, और अंत में हमको उसमें मिल जाना है। इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा और उस ब्रह्म में, दोनों में एक है, दोनों 2 नहीं है, एक है, दैट इज नॉन ड्यूअलिस्टिक, वो अद्वैत है। माधवाचार्य के बोलते हैं ड्वेलिज्म है, दे आर ड्वेलिस्टिक, वो अलग है और ये अलग है, और इसको वहां तक जाना है क्योंकि दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसका एग्जिस्टेंस इसके साथ कभी कॉमन हो ही नहीं सकता, और अगर इसको वहां तक जाना है तो इसको ये सारी फलानी चीजें करनी होंगी। शंकरा बोल रहे हैं कि नहीं, हम दोनों एक है, बस उसका एहसास हमें करने की जरूरत है। यू हैव योर गॉड विद इन यू, बट यू हैव टू फाइंड योर गॉड। मैंने जैसे बोला कि आत्मा क्या है, तो वो खोजना दिक्कत है, पर मैंने क्या बोला, आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करता है हमारी चेतना से,
दैट इज द सोल एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू आवर कॉन्शियसनेस। आप अपने कॉन्शियसनेस को और बढ़ाते जाओ, वो जिसका हिस्सा है वो आपको वहां तक पहुंचा देगा, वो वहां तक आपका दिमाग को ले जाएगा जहां पर आपको पहुंचना है, और उस स्टेट ऑफ माइंड में आप ब्लिसफुल होगे। उस स्टेट ऑफ माइंड में अगर आपको अपनी लाइफ भी छोड़नी होगी, आप छोड़ के चले जाओगे। बहुत सारे संत मुनि चले गए। समाधि का कॉन्सेप्ट सोचो, समाधि इज नॉट कॉल्ड एज सुसाइड। हमारी ज़िंदगी में कोई अपने जान देता है तो उसको मृत्यु वो बोल देते हैं सुसाइड। समाधि को किसी ने सुसाइड नहीं बोला है, और जिन्होंने भी समाधि लिया वो महान हुए हैं। समाधि मरण होता है हमारे एक कंट्री में। When the purpose of life is attained, you leave everything in the life and just sit with the God के नाम पे, और अपने आप को आप ट्रांसमाइग्रेट कर लेते हैं। ऐसे मरते हैं लोग। संत कबीर वो ट्रांसमाइग्रेशन ऐसा करते हैं क्योंकि दे बिलीव कि उन्होंने लाइफ के पूरे पर्पस को कंप्लीट कर लिया है। तो इंडियन फिलॉसफी बहुत डीप है। आपको लाइफ कैसे जीना है, इसे लाइफ कैसे त्यागना है, से आगे किस तरीके से चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ समझाता है। इट गिव्स यू एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ वो समझाता है। तो उसी तरीके से एक रियलिटी को भी वो समझाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल इंक्वायरी। लिखोगे, अंडर द थ्योरी ऑफ रियलिटी, अंडर द थ्योरी ऑफ रियलिटी the existence of matter or entity is validified or testified. The metaphysical inquiry on basis of testification classify the matter or entity as follows. Number 1, monistic, 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 that is matter having single existence। उसका एक ही तरह का एग्जिस्टेंस है और जहां भी होगा वो वैसा ही होगा। जो आत्मा मेरे में है वही आपके में है, वही तीसरे के में, वही चौथे के में, और वही ब्रह्म ने वैसा ही सबको दिया है। तो उसका सबका सेम जो होगा रूप होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी है उसमें। नंबर 2, ड्युअलिस्टिक, द मैटर हैज ड्युअल एग्जिस्टेंस। और नंबर 3, प्लूरिस्टिक, द मैटर हैज मल्टीपल एग्जिस्टेंस। प्लूरल है वो, मल्टीपल एग्जिस्टेंस। अब बताओ इतनी प्यारी चीज कहां पढ़ पाओगे? कि वो बोल रहा है कि सिंगल को भी हम मानते हैं, हम डबल को भी मानते हैं, हम प्लूरल को भी मानते हैं। आप काहे को परेशान होते हो कि सिंगल है, नहीं मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है। अरे सबको जैसे मानना है मानो, इंक्वायरी बस करते रहो, सही जा रहे हो कि नहीं लाइफ में। परेशान हो रहे फालतू का, नहीं शंकर को नहीं मारोगे त्रिशूल मार देंगे, ऐसे कैसे मार दोगे? जैसे आप त्रिशूल मारने आओगे हम बोलेंगे हम गणेश की पूजा करते हैं, और हमको मारे तो फिर हाथी का सर आप ही लगवाना। एक कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिलॉसफी क्या बोल रही है, देखो कितनी प्यारी चीज बोल रही है। आपको जिसको मानना है आप मानिए, बस सही रूप में मानिए, इंक्वायरी करके मानिए। मल्टीपल मानना है, 1000 मानना है, मल्टीफोल्ड मानना है, कृष्ण को 10 रूप में देखना है, जिसको जैसा देखना है, आपको अपने लाइफ को जैसा देखना है। आप खुश रहिए, पर देखने का तरीका अच्छा रखिए। इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि यहां पर दोनों को जगह है, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है और जो स्पिरिचुअल नहीं है, दोनों को जगह दिया गया। चारवाक को बोलते हैं स्पिरिचुअल नहीं है, पर वो फिलॉसफी का सबसे बड़ा फिलॉसफर है। जिसको स्पिरिचुअल ही नहीं माना गया, उस आदमी को फिलॉसफी में सबसे बड़ा फिलॉसफर दिया गया है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो अपने क्रिटिक को भी अपने हिस्सा रखा हुआ है, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अदर सब्जेक्ट्स जस्ट साइड लाइन कर दिया है जो उनके क्रिटिक है, पर फिलॉसफी इज द ओनली सब्जेक्ट विच डज नॉट साइड लाइन द वन दैट इज क्रिटिक ऑफ दैट सब्जेक्ट। इकलौता सब्जेक्ट ऐसा है।
तो बहुत प्यारी चीज़ है फिलॉसफी, ठीक है। जब हम लोग उस टाइम में पढ़े तो खाली मैंने प्री के लिए आपको बता दिया था। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द फिलॉसफी। आज कुछ अलग था ना फिलॉसफी, अब एंटर कर रहे हो उस डोमेन में जिस डोमेन में आपको अपने लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो मिल जाएंगे। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हम पढ़ते हैं सुनते हैं और फिर हम उसको अपनी लाइफ को जीते हैं, एक होता है हम पढ़ते हैं सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे वो हमको चेंज नहीं देगा। सेम इज दोज मैसेजेस, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको जाकर 8 घंटे पढ़ने, आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो चेंजेस आएगा नहीं, पर अगर आपने 8 घंटे पढ़ना चालू कर दिया तो चेंजेस आएगा। यही डिफरेंस है, यही फिलॉसफी भी। यहाँ मैं आपको बता तो सब कुछ दूंगा, गीता में क्या बोला गया जो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब गीता की बातों को आप रख के एक्चुअल में अपने अंदर अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, वो आपके ऊपर है। कि बस क्लास में पढ़ लिया और आंसर लिख दिया और उसके बाद अप्लाई कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। यहाँ पर इतने लोग स्थित प्रज्ञ पढ़ के पीएससी का एग्जाम निकाले होंगे, एग्जाम निकालने के बाद काहे का स्थित प्रज्ञ? स्थित प्रज्ञ मतलब द वन हु विल नॉट बिकम हैप्पी, ना वो कभी हैप्पी होता है ना कभी वो दुखी होता है। हैप्पीनेस में वो हैप्पी नहीं होगा, दुखी में वो दुख नहीं होगा, वो एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड को बना के रखेगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज स्थित प्रज्ञ या स्थित प्रज्ञ। और वैसा ही व्यक्ति जो है वो मोक्ष को पा सकता है, बाकी कोई नहीं पा सकता। तो पीएससी निकालते ही एकदम ऐसा भौकाल बना लेते हैं कि पता नहीं क्या ही बन गए, फिर कुछ दिन बाद करप्शन में नाम आ जाता है, ठीक है ना। कुछ दिन बाद अपने जॉब को कोसते हैं। जो शांति से होगा कि यार ये मेरा पर्पस था, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, चलो एक अच्छा पोजीशन मिल गया, सेटिस्फाइड लाइफ है, मैं लोगों की सेवा करूंगा, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। जो कल खेम सर ने आपको कहा था कि फ्यूचर जनरेशन को भी हमको अच्छा करना है। अगर आप अपने चीज़ों को उस पर लगा दिए तो योर लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पर लोग क्या करते हैं, सेल्फ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं और फिर वहाँ से वो अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। वाई करप्शन प्रिवेल, वाई थिंग्स आर प्रिवेलिंग? बिकॉज लोगों ने फिलॉसफी नहीं पढ़ी, मोरल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारा इसका वो है, कनोटेशंस हैं। तो फिलॉसफी के लेक्चर में फिलॉसफी पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी के लेक्चर में मैं इसलिए पहले फिलॉसफी पढ़ा देता हूँ, पहले आपको दुनिया से बाहर, जगत से बाहर, फिर सामाजिक बना दूंगा सोशियोलॉजी में कि नहीं समाज की ज़रूरत तो है, सर अध्यात्म ही सब कुछ नहीं है। तो दो एकदम एक्सट्रीम अपोनेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आप, एक तरफ सोशियोलॉजी एक तरफ फिलॉसफी। एक बोलेगा आपको अपने ऊपर सोचना है, एक बोलेगा कि नहीं समाज है। बट टॉपिक सोशियोलॉजी के थोड़े से आसान है, आसान है मतलब वो टॉपिक्स थोड़े ऐसे कि जो प्रॉपर सोशियोलॉजी में एंटर नहीं कराते हैं, ठीक है। तो दो बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो और ये दो सब्जेक्ट आपको एक्चुअल में लाइफ में एक अच्छा बीइंग बना देगा। मेरे साथ तो बना ही देगा, अगर मेरे से आप पढ़ो तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। बाकी मुझे नहीं पता बुक रीडिंग करते या किसी और से पढ़ते, तो मेरे से पढ़ोगे बना दूंगा, ठीक है। चलो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इस तरीके से फिलॉसफी तो कल से बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्लास। कल हम लोग फिलॉसफी के सब्जेक्ट डोमेन में एंटर करेंगे। आई स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड फिलॉसफी, गिव देयर डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस, और फिर उसका स्कोप फीचर से धीरे धीरे फिलॉसफी पे एंटर करूंगा। और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, बट स्कोप ऑफ फिलॉसफी एक टॉपिक आता है, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स सिखा दूंगा। लॉजिक क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, ठीक है, एक्सियोम क्या होता है, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी तो मैंने बता दिया। तो स्कोप ऑफ फिलॉसफी के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, 15 से 20 वर्ड, ठीक है, जिसमें से कुछ वर्ड्स तो मैंने समझा दिए, वो सारा बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कल से प्लीज़ किसी भी तरीके से फिलॉसफी की क्लासेस स्किप मत करना फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट अगले 5 दिन की या 6 क्लासेस। उसके बाद आप स्किप करके फिर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें, लेकिन अगर ये 5 क्लास स्किप कर दी तो आगे का एक टॉपिक समझ नहीं आएगा, और जो आज नहीं बैठे ना उनको कल से क्लास समझ नहीं आएगी। तो ऐसा ही ये सब्जेक्ट पहले बिल्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो आज अपने बैठे ही नहीं होते, अब मैं आगे कहीं पर पढ़ा रहा होता कि ये ट्रांसीडेंटल रियलिटी है, तो आपको उस दिन की क्लास क्या ही समझ आ रही होती, क्योंकि आपके पास वो वर्ड ही नहीं है, आपकी उसकी समझ ही नहीं है। इट इज़ जस्ट अ वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल।